इस दुनिया में कैजू नामक भयानक राक्षस किसी भी समय हमला कर सकते हैं और एक पल में दर्जनों शहर ब्लॉकों को नष्ट कर सकते हैं। इन राक्षसों से लड़ने के लिए सेना ने इन जैसी स्थितियों से निपटने के लिए विशेष कार्यबलों का गठन किया है। निकासी आदेश जारी करना और यह सुनिश्चित करना कि सभी जीवित नागरिक सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए हैं, उन्हें सभी आवश्यक सहायता प्रदान की जाती है। राक्षस से निपटने के लिए स्पष्ट है, पूरी घटना का सीधा प्रसारण किया जा रहा है ताकि जो कोई भी खतरे में नहीं है। जॉन इस बात की प्रत्याशा में देख रहा है कि टास्क फोर्स इस राक्षस को कैसे मारता है, जिसे वे डिवीजन 3 में भेजते हैं, और ये लोग कोई खिलवाड़ नहीं करते। जैसे ही राक्षस एक सेकंड के लिए विचलित होता है, वे तुरंत उसके पेट पर गोली चला देते हैं और जगहजगह कूदकर उसका ध्यान आकर्षित करते हैं। लेकिन एक बार तैयारी पूरी हो जाने पर एक सदस्य उस पर रेल गन चला देता है। राक्षस सीधे अपनी छाती के माध्यम से एक छेद काट रहा है और इसे अंदर से बाहर विस्फोट कर रहा है। अब जबकि सबसे बुरा समय बीत चुका है, हम घटना के बाद की स्थिति और उन बेचारे लोगों को देख रहे हैं जिनका काम काजू साफ करना है। शहर की सड़कों से बाहर निकलने पर तीसरे डिवीजन को उन लोगों से बहुत सारी चीयर्स मिलती है जिन्हें उन्होंने बचाया है। उनकी त्वरित प्रतिक्रिया समय, लेकिन उस प्रशंसा में से कोई भी कभी भी सीएफए या उनकी टीम की ओर नहीं जा रही है, और वह, क्योंकि उनका काम लड़ाई खत्म होने के बाद ही शुरू होता है, कोई भी उनके काम की परवाह नहीं करता और उन्हें कोई धन्यवाद नहीं मिलता उनके प्रयासों के लिए। लेकिन यह एक आवश्यक काम है, इसलिए सीएफए इसे पूरा करने के लिए खुश है, क्योंकि वह कूमीट में हैकिंग कर रहा है। ड्रोन उसके पास आता है और कहता है कि अनुसंधान विभाग राक्षस का एक नमूना चाहता है, इसलिए वह उसमें से कुछ को एक में डाल देता है, टेस्ट ट्यूब, और इसे जमीन पर ड्रोन में डालता है। काका की टीम का एक सदस्य कुछ को ऊपर उठाने की गलती करता है। एक राक्षस की हिम्मत, और काका ने उसे ऐसा करने की चेतावनी दी थी। इसके बावजूद बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि उसके ऊपर एसिड छिड़का गया था। शरीर पर यह घाव सीधे उसके सूट के माध्यम से जलता है, लेकिन काका जानता है कि घाव का इलाज कैसे करना है, क्योंकि उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था, इसलिए उन्हें यकीन है कि उनके साथी खिलाड़ी ठीक होंगे। काका कुछ समय के लिए अपने साथियों के कार्यभार को देखते हैं। अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है और उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं है कि वे उससे कैसे उम्मीद करते हैं कि वह कम समय में इस चीज को पूरी तरह से हटा सकेगा। एक सप्ताह से भी कम समय बाद टीम मैनेजर सीएफएटी के पास आता है और उसे बताता है कि उसे दूसरे सेक्शन को खाली करने के लिए स्थानांतरित किया जा रहा है। राक्षस लेकिन यह हानतो है, इसलिए कैकल इसके साथ कुछ भी नहीं करना चाहता है। यह वैसे भी एक लंबे समय के बाद खींच लिया जाता है। राक्षस से निपटने का दिन काफका घर लौटता है, लेकिन वह अभी भी अपनी नाक में डूडो की गंध महसूस कर सकता है। वह एक टिश्यू पकड़ लेता है गंध से छुटकारा पाने की कोशिश करने के लिए, और फिर वह कू घटना और तीसरे के कप्तान के बारे में एक समाचार रिपोर्ट देखता है। डिवीजन जिसने इसे नीचे ले लिया, मीना अशिरोन, केवल वह अपेक्षाकृत रूप से अपने डिवीजन की कप्तान बनने में सफल रही। थोड़े समय के लिए ही सही, लेकिन उसे सैकड़ों काजू को नीचे गिराने का श्रेय भी दिया जाता है। ऐसा लगता है जैसे काफका मीरा को तब से जानता है। बचपन में उन्होंने सभी काजू से छुटकारा पाने का वादा किया था, लेकिन चीजें जिस तरह से बदल गईं, उससे काफका अकेला रह गया। वह इस बात पर आश्चर्य करता है कि वह इस तरह किनारे पर कैसे आ गया। वह इसके बारे में न सोचने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे ऐसा लगेगा कि वह एक अन्यथा विफलता, लेकिन काजू को साफ करना भी एक महत्वपूर्ण काम है। इसलिए वह खुद को यह समझाने की कोशिश करता है कि वह अगले दिन काका खराब मूड में काम पर जाता है और वहां पहुंचते ही उसे एक व्यक्ति द्वारा ओवर कहा जाता है। अपने सहकर्मियों में से एक जो उसे नए अंशकालिक कार्यकर्ता से मिलवाना चाहता है। उसका नाम इचिकावा है और वह कहता है कि वह दृढ़ है। एक दिन वह रक्षा बल में शामिल होने के लिए जाता है, लेकिन दूसरे लोग उस पर हंसते हैं और कहते हैं कि काफा ने सालों पहले भी यही सपना देखा था, लेकिन वह अंततः उसने यह सब छोड़ दिया और काइजू भागों को साफ करने की अपनी भूमिका में आ गया, जिससे वह यह सब कह रहा था। काफका की प्रशंसा करे, लेकिन यह उनके पहले से ही कमजोर गर्व की भावना को और अधिक नुकसान पहुंचा रहा है। इचिकावा उनसे पूछता है कि वह ऐसा क्यों कर रहे हैं। अपने सपने को छोड़ देने का फैसला किया, लेकिन सीएफईटी के पास वास्तव में उसके लिए कोई जवाब नहीं है। उसे सिर्फ यह एहसास हुआ कि उसकी क्षमताएं थीं सीमित, इसलिए वह खुद को प्रयास जारी रखने के लिए नहीं ला सका, क्योंकि उसे खुद पर भरोसा नहीं था। भले ही वह जानता है कि चीजों को देखने का यह एक दुखद तरीका है। वह इस पर हंसने की कोशिश करता है और कहता है कि जब वह बड़ा हो जाएगा तो उसे समझ आ जाएगा। लेकिन आईओए ने काका के निराशाजनक जीवन शैली को स्वीकार करने से इनकार कर दिया जब उन्हें उनके कार्यपदों को सौंपा गया। जिस दिन इच्छा को आंतों में नियुक्त किया जाता है, तो काका उसे बनाने के लिए भुगतान के रूप में विजय नृत्य करना शुरू कर देता है। आज सुबह असफलता जैसा महसूस हो रहा है, लेकिन फिर कफ भी आंतों में पहुंच गया है, जिसका मतलब है एक और लंबा और काजू को संभालने का घिनौना दिन। जब तक उनका लंच ब्रेक होता है, तब तक इचिकावा पूरी तरह से नष्ट हो चुका होता है।
स्टेन को उसे सहना पड़ा और वही काफा के लिए भी जाता है। वह देखता है और नोटिस करता है कि इचाका केवल एक लाया है आज दोपहर के भोजन के लिए बेंटो बॉक्स, जबकि यह समझा जा सकता है कि जो कुछ उसने किया उसके बाद उसे ज्यादा भूख नहीं होगी। हालांकि उसे अभी भी उचित पोषण की आवश्यकता है, इसलिए सीएफए उसे एक विटामिन पैकेट देता है, अन्यथा वह सक्षम नहीं होगा। दिन के बाकी समय तक चलने वाला इचाका शुरू में इसे अस्वीकार करना चाहता है, लेकिन काफका जोर देकर कहता है कि वह इसे भी ले लेगा। नाक के प्लग, जिसके बारे में उनका कहना है कि इससे आंतें कम से कम कुछ हद तक सहनीय ढंग से काम करेंगी, इचावा अभी भी जिद्दी है। काफका को सुनने के बारे में, इसलिए वह पूछना बंद कर देता है और जबरदस्ती उन्हें अपनी नाक में डाल लेता है। उसके बाद वे अपना काजू जारी रखते हैं। दिन के अंत तक सफाई करना। एक बार जब वे अंत दिन के लिए सामान पैक करना शुरू कर देते हैं तो दूसरे लोग पहले निकल जाते हैं, जबकि काफका ने आज किए गए कामों की सूची देखी और उन्हें खुशी हुई कि अंत में आंतों का काम पूरा हो गया है, इसलिए अब वह नहीं करेंगे। अब उसे वह भयानक काम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह अभी भी उन चीजों को देख रहा है जो उन्होंने इचोला दृष्टिकोण से की है। काफका ने उसे पीछे से मारा तो काफका ने मजाक में पूछा कि क्या वह बदला लेने के लिए वापस आ रहा है, जबकि उसकी नाक में नाक प्लग ठूंस दिया गया था। लेकिन इसके विपरीत इचाका वास्तव में काफका द्वारा की गई मदद के लिए बहुत आभारी है। यह उसकी दयालुता के कारण ही संभव हुआ कि वह आंतों पर एक पूरा दिन गुजारने में सक्षम था, इसलिए वह अपनी प्रशंसा दिखाना चाहता है। बस इतना ही कहना था। लेकिन जब वह जा रहा था तो वह पीछे मुड़ा और सीके को बताया कि रक्षा बल में भर्ती होने की आयु सीमा थी। जन्म दर में गिरावट के कारण इसे बढ़ाकर 33 कर दिया गया, इसलिए काफका पात्रता के दायरे में है। मानदंड। अब इचा जानता है कि उसे दूसरों के जीवन विकल्पों पर सवाल उठाने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन वह बता सकता था कि जब काफका ने रक्षा बल में शामिल होने के अपने सपने को छोड़ने की बात कही थी तो वह उससे दुखी लग रहा था। कहा जा रहा है कि इचिका को परवाह नहीं है कि कैथा क्या करने का फैसला करता है, इसलिए वह उसे जो कुछ भी बताया है उसे अनदेखा करना चुन सकता है और वह अपना जीवन वैसे ही जारी रखेगा जैसे वह सामान्य रूप से जीता था। कथका ने इचोला को उसका ध्यान रखने के लिए धन्यवाद दिया। हालांकि वे आज ही मिले थे, लेकिन जैसे ही इचा जवाब देने के लिए मुड़ता है, यह फ्रिकर जमीन से बाहर निकलता है और उस पर नीचे चबाने वाला होता है। हालांकि इससे पहले कि हम इचल राक्षस से हार सकता है, काफका किसी तरह आधे सेकंड में दूरी को कम करने और उसे बाहर धकेलने का प्रबंधन करता है। जिस तरह से इचाका पैरों से हैरान है, काफका सिर्फ खींचने में सक्षम था, लेकिन वे अभी भी जंगल से बाहर नहीं है, क्योंकि राक्षस फिर से हमला करता है। एक सीएफए उसे रास्ते से बाहर निकालने के लिए मजबूर होता है, जिस पर वह चिल्लाता है। इचिका को यहां से जल्द भाग जाने को कहा ताकि वह बचाव पक्ष के न्यायालयों को बुलाकर इस मामले को संभाल सके, लेकिन इशिका वह उसे अकेले ही इस तरह के राक्षस से निपटने के लिए पीछे नहीं छोड़ना चाहता है। काफका को नहीं लगता कि उसके पास वह सब है जो इसके लिए चाहिए राक्षस को अकेले ही नीचे गिराने के लिए, लेकिन वह यह भी जानता है कि इचोवुड के यहां होने से कोई मदद नहीं मिलने वाली है। वह अभी भी युवा है और उसका सपना रक्षा पाठ्यक्रम में शामिल होने का है, इसलिए वह खुद को इस तरह से यहां नहीं मार सकता है। इचा को यह पसंद नहीं है, लेकिन उसके पास काफका को पीछे छोड़ने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है, इसलिए वह भागने लगता है और काफका काइजू का ध्यान अपनी ओर खींचता है। दूसरी ओर यह उसका पीछा करना शुरू कर देता है और काफका अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है और वह किसी के लिए वास्तव में अच्छी तरह से आगे बढ़ रहा है। जिसने अपने सपनों को छोड़ दिया है, वह एक इमारत में विज्ञापन पाता है और सोचता है कि वह इसका उपयोग काजू से बचने के लिए कर सकता है, इसलिए वह अंदर भागता है। जबकि कू दरवाजे पर फंस जाता है, जिससे उसे कुछ आवश्यक दूरी बनाने और खिड़की से कूदने का मौका मिलता है। वहां से चले जाओ। इससे उसे अपने बचपन के दिनों की याद आ जाती है, जब उसका गृहंगर एक तूफान से नष्ट हो गया था। कैगू हमले में स्कूल में उसके और मीना दोनों के घर नष्ट हो गए थे और उस समय उसे सबसे ज्यादा दुख इस बात का था कि अराजकता में अपने होलोग्राफिक चार्जर पोकेमॉन कार्ड खो दिया। मीना परेशान थी कि उसकी पसंदीदा बिल्ली मर गई। दोनों ने तय किया कि वे रक्षा बल अधिकारी बनना चाहते हैं, इसलिए काफका ने यह देखने के लिए एक प्रतियोगिता आयोजित की कि कौन बन सकता है उन दोनों के बीच सबसे अच्छे अधिकारी, और फिर वे वर्तमान काफका भूमि पर वापस काइजू को खत्म कर देंगे। जमीन पर पड़ा है और जमीन से उठने के बाद भी दौड़ना जारी रखता है। उसे नहीं पता कि उसने चीजों को इतना बिगड़ने कैसे दिया। मीना से वादा करने के बाद वह पटरी से उतर गया है, लेकिन उसे पहले इस काजू से बचना होगा, तभी वह इस बारे में सोच सकता है। वह अब और नहीं भाग सकता, इसलिए वह एक पाइप उठाता है और खड़ा होने के लिए तैयार होता है, लेकिन यह जानते हुए भी कि उसे इसकी आवश्यकता है। पहले उसके पैरों को निशाना बनाने के लिए सीएफए डर से जम जाता है और काजू द्वारा खटखटाया जाता है। फिर राक्षस के हाथ से उसका पैर कुचल जाता है और अब वह हिलने में असमर्थ हो जाता है, इसलिए वह अपना सिर नीचे कर लेता है ताकि वह भोजन कर सके। हालांकि
काफ्का के मारे जाने से पहले इसोबा वापस आता है और राक्षस का जबड़ा तोड़ देता है। काफ्का उस पर चिल्लाता है, खुद को इस तरह खतरे में डालने के लिए, लेकिन इचिकावा का कहना है कि उन्होंने पहले ही रक्षा बल को सूचित कर दिया था, हालांकि इसका कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब है कि वह मुसीबत में फंसे दोस्त को छोड़ देगा, खासकर ऐसे दोस्त को जो बुरी तरह से घायल हो। अगर उसने ऐसा कुछ किया है कि तब उसे कभी भी खुद को रक्षा बल अधिकारी कहलाने का अधिकार नहीं होगा। कैथा को एहसास होता है कि उसके पास है हमेशा अपने आसपास की चीजों की रक्षा करने में विफल रहा है, यहां तक कि अब वह अपने जूनियर की रक्षा करने में विफल हो रहा है जो मरने वाला है। तभी बाघ कहीं से बाहर आता है और काज के हाथ को पकड़ लेता है, इससे पहले कि उसकी ओर कई विस्फोट भेजे जाते। राक्षस ने अंतिम विस्फोट से पहले इसे काट दिया और इसकी पीठ उड़ गई। यह मीना और उसके दस्ते का काम था, लेकिन वह काफ्का के लिए एक सेकंड भी नहीं देती, क्योंकि वह उसकी देखभाल अपने कुछ अधीनस्थों को सौंप देती है और उसे साफ करने के लिए निकल जाती है। बाद में किसी भी शेष राक्षसों का क्षेत्र CFA अस्पताल में है और सोच रहा है कि मीना कितनी अद्भुत है और वह कैसी है। एक स्तर पर पहुंच गया है जहां वह अब उस तक नहीं पहुंच सकता है, लेकिन वह चौंक जाता है जब इचोला जो अगले बिस्तर में है शुरू होता है। उससे बात करते हुए वह उसे धन्यवाद देता है, क्योंकि अगर उसने राक्षस के पहली बार आने पर उसे नहीं बचाया होता या उसे इचा नहीं मिल पाता, भागकर रक्षा बल को सूचित करता, तो वह निश्चित रूप से उस लड़ाई में मर जाता। इसलिए जहां तक इचाका का सवाल है, काफ्का यह वास्तव में अच्छा है। वह वास्तव में सोचता है कि वह एक महान रक्षा बल प्रदान करेगा, लेकिन यह अभी भी उसका अपना निर्णय है। आला से यह सुनकर काफ्का को एक बार फिर रक्षा बल में शामिल होने का मन बनाने में मदद मिलती है, लेकिन फिर उसने देखा कि यह अजीब चीज उसके सिर के ऊपर से उड़ रही है, और इससे पहले कि वह चिल्लाए, वह नीचे की ओर भाग गई। उसके गले में कुछ अटक जाता है, वह दर्द से छटपटाने लगता है, लेकिन जब तक इचिका उसे जांचती है, तब तक वह पहले ही बेहोश हो चुका होता है। एक काजू राक्षस वे दोनों यह देखकर अचंभित रह जाते हैं कि काफ्का का रूप बदल गया है, लेकिन काफ्का इचोला को शांत रहने के लिए कहता है नीचे, क्योंकि वह अभी भी अंदर से एक ही व्यक्ति है। हालांकि इस बूढ़े आदमी को परवाह नहीं है और तुरंत फोन करता है। डिफेंस फोर्स काफ्का को कहीं और खत्म करने के लिए मीको फ्लैशबैक आ रहा है। वह और काफ्का जब काजू को मारने की रणनीति पर काम करते थे तो उन्हें यह बहुत डरावना लगता था। वह किसी ऐसी चीज से लड़ेगी जो उसके आकार से कई गुना बड़ी होगी, लेकिन काफ्का ने उसे आश्वस्त किया कि वह हमेशा उसके साथ रहेगा, उसे इसके माध्यम से मदद करने के लिए। हालांकि यह एक झूठ था। वह बाथटब से बाहर निकलती है और कू के बारे में एक कॉल का जवाब देती है, अस्पताल की घटना रिपोर्ट, और वह कहती है कि वह तैयार होने के तुरंत बाद स्थिति को संभालने के लिए वहां पहुंचेगी। मीना अपनी टीम को संबोधित करती है और उन्हें स्थिति से अवगत कराती है कि काइजू को अस्पताल में देखा गया है, इसलिए यह उनका है। काफ्का और एओए का काम यह सुनिश्चित करना है कि अस्पताल में भर्ती लोगों को नुकसान पहुंचाए बिना इसे हटा दिया जाए। बूढ़े आदमी को अभी भी डरा रहे हैं। वे बूढ़े आदमी को यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि यह सब सिर्फ एक बड़ी गलतफहमी है। कैथा जितना संभव हो उतना गैर खतरनाक दिखता है, लेकिन ऐसा करना बहुत कठिन है जब उसका चेहरा ऐसा दिखता है कि बूढ़े आदमी को कुछ ही समय बाद दिल का दौरा पड़ने से मर जाता है। और कैथा कोशिश करने के लिए चला जाता है और उस पर जांच करे। वह दीवार पर अपना हाथ रखता है और बिना किसी इरादे के इसे पूरी तरह से तोड़ देता है। वह इस पर विश्वास नहीं कर सकता उसके साथ हो रहा है, लेकिन हंगामे ने कई अस्पताल के मरीजों का ध्यान आकर्षित किया है, इसलिए रक्षा के बाद से बल शायद पहले से ही उनके रास्ते में है। आईओए का सुझाव है कि काफ्का छोड़ देता है। वह सहमत है कि उसके यहां होने से लोगों को केवल परेशानी ही होगी, लेकिन जब वह खिड़की खोलने की कोशिश करने लगा तो वह भूल गया उसकी अमानवीय ताकत के बारे में और अधिक संपत्ति की क्षति का कारण बनता है। फिर से उस तरफ ब्रश करना इचा का कहना है कि उन्हें जाना चाहिए। चूंकि यहाँ के लोग काफ्का की उपस्थिति से घबराने लगे हैं, इसलिए वे दोनों दीवार के छेद से बाहर कूद जाते हैं और शहर में जाते ही रक्षा बल को खबर मिलती है कि खुला घूम रहा कू अस्पताल से भाग गया है और अब शहर की ओर जा रहा है। शहर में इसलिए वे इसे रोकने के लिए तैयार है। इस बीच इचका शहर की सड़कों के माध्यम से भाग रहा है और सोच रहा है काफ्का वास्तव में कब काजू बन गया, क्योंकि वह जानता है कि वह आज से पहले काजू नहीं था। पीछे मुड़कर पूछता है कि क्या काफ्का वास्तव में अभी भी अंदर वही व्यक्ति है, लेकिन अब उसे देखकर काफ्का को भी यकीन नहीं है कि वह क्या है। अब उसका शरीर अपने आप ही अजीब हरकतें करने लगा है और वह बिना किसी कारण के कोई पक्षी भी खा लेता है। काफ्का अंततः अपने कम राक्षसी काइजू रूप में वापस आ जाता है, लेकिन ऐसा लगता है कि उसके सामने एक और समस्या है। अब पेशाब करने का मतलब है। इचिका उससे कहती है कि इसे रोके रखो क्योंकि उनके पास शौच के लिए समय नहीं है, लेकिन काफ्का कहता है शरीर शायद सुनने वाला नहीं है और वह सड़क पर ही पेशाब कर देगी, लेकिन इसके साथ ही उसने कहा कि उसके पास कोई विकल्प नहीं है। गेंदे अभी है,
इसलिए शोआ को नहीं पता कि वह पहले स्थान पर कैसे पेशाब करना चाहता है। फिर ऐसा होता है, कैथा गिर जाता है। शर्मिंदगी के कारण वह जमीन पर गिर जाता है और उस पल को अपनी याददाश्त से मिटाना चाहता है, लेकिन इचा उसे याद दिलाती है कि वे रक्षा बल के आने से पहले अभी भी आगे बढ़ना है, जिसके बारे में बात करते हुए काफ्का पूछता है कि क्या वह अभी भी शामिल हो सकता है। रक्षा बल को यह पसंद है, लेकिन यह पूरी तरह से असंभव होने जा रहा है, क्योंकि वह वही चीज है जो रक्षा बल को पसंद है। उसे मारने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। अगर वे उसे ढूंढ लेते तो उसे मौके पर ही नष्ट कर दिया जाता। यह काफ्का के लिए एक क्रूर वसा है, क्योंकि भले ही वह अंततः उसे पुनः प्रयास करने और रक्षा बल में शामिल होने का प्रेरणा स्रोत मिल गया, अब वह उस कौशल से स्थायी रूप से बाहर हो गया है। पैर पर उसके शरीर के कारण इचा के पास उसे सांत्वना देने का कोई तरीका नहीं है, लेकिन वह काफ्का के लिए अभी छिपने के लिए एक अच्छी जगह ढूंढ लेता है। लेकिन इससे पहले कि वे क्षेत्र छोड़ दें, काफ्का का ध्यान उनके पीछे किसी चीज की ओर जाता है और वह बता सकता है कि यह अच्छा नहीं है। इचिकावा पूछता है कि क्या यह रक्षा बल है, लेकिन यह उससे कहीं ज्यादा खराब है। यह एक वास्तविक काजू है, रक्षा बल। दूसरे को हमले की खबर मिली जो हो रहा था, इसलिए वे अलग हो गए ताकि वे दोनों पर नियंत्रण पा सकें। शहर में वापस स्थितियों में काफ्का किसी तरह यह बताने में सक्षम है कि क्या नया को उसी तरह का है जिसने उस पर और इचा दोनों पर हमला किया था उस शाम। इसलिए इसाका को लगता है कि यह उनके लिए भागने का सही मौका है, क्योंकि इससे रक्षा विभाजित हो जाएगी। काफ्का की उपस्थिति के बाद से सेना की संख्या पहले से ही लोगों को क्षेत्र खाली करने के लिए मजबूर कर रही है। एक अच्छा मौका है कि कोई भी ऐसा नहीं करेगा। इस हमले से मरने वालों को इसे रक्षा बल पर छोड़ देना चाहिए। सीएफए अनिच्छा से सहमत है और बदल जाता है। इस बीच एक छोटी लड़की इस समय सदमे में है, क्योंकि उसका परिवार वहां से नहीं निकल पाया और उसकी मां। लड़की को सभी अराजकता में एक ड्रेसर के नीचे पिन किया गया था। लड़की की मां ने उसे खुद को मारने से पहले छोड़ने का आग्रह किया, लेकिन छोटी लड़की अपनी मां को बचाने की कोशिश करने पर जोर देती है। दुर्भाग्य से यह सब उसे दुस्वप्न की एक और खुराक देता है। ईंधन के रूप में कू उन पर बंद हो गया था और खाने के लिए कमरे में घुस गया। उसने एक काटने के लिए अपना मुंह चौड़ा खोल दिया। छोटी लड़की, लेकिन आखिरी सेकंड में लड़की को काफ्का की कोहनी के प्रहार से बचा लिया जाता है। प्रहार से कू उड़ जाती है कई ब्लॉक दूर और काफ्का आश्चर्यचकित रह जाता है कि उसका नया शरीर कितना मजबूत है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि वहां लोग हैं मुसीबत में। इसलिए वह लड़की की ओर मुड़ता है और पूछता है कि क्या वह ठीक है। लड़की स्पष्ट रूप से उससे डरी हुई है और काफ्का डरावना है। मुस्कान उसके मामले में मदद नहीं कर रही है, लेकिन जब इचाका आती है तो लड़की शांत हो जाती है, क्योंकि वे अंततः उसकी मां को मुक्त कर देते हैं। बेहोश है, लेकिन इयाला लड़की को आश्वासन देती है कि उसकी मां ठीक हो जाएगी एक बार वे उसे सुरक्षित स्थान पर ले जाएंगे तो कि वापस आ जाती है। सीके इचा से कहता है कि वह लड़की और महिला को जल्द से जल्द यहां से निकाल ले, जबकि वह पीछे रहता है क्योंकि वह चुनाव करना चाहता है। यह काजू जितना कठिन हो सकता है। इचिको काफ्का से आने वाली बिजली को देखता है और उसे तुरंत एहसास हो जाता है कि जो होने वाला है उसमें उसका कोई हिस्सा नहीं है। इसलिए वह जल्दी से वहां से चला जाता है, जबकि काका लाइन में लग जाता है। उसने कू को अब तक का सबसे शक्तिशाली अपरकाट इतनी ताकत से मारा कि वह उड़ गया और उसके तुरंत बाद अंदर से बाहर की ओर विस्फोट होता है और अपने आसपास की हर चीज को काइजू की आंत में ढक लेता है। काफ्का स्तब्ध रह जाता है, क्योंकि वह वास्तव में बस एक विशाल काइजू को एक मुक्का में मार गिराया, लेकिन आम लोगों के लिए अपनी जीत के बाद वह कितना भी अच्छा क्यों न लगे, वह अभी भी वही है। बस एक भयानक हौ वह लड़की के पास जाता है और उसे बताता है कि रक्षा बल जल्द ही उसकी मदद करने के लिए यहां आने वाला है और अब उसे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह अब चला जाएगा। लेकिन जब वह दूर जा रहा होता है तो लड़की अपने डर पर काबू पा लेती है। काफ्का के उन जादुई शब्दों को सुनने के बाद वह उसे पुकारती है और उसे अपनी और अपनी मां को बचाने के लिए धन्यवाद देती है। उसे मीना के साथ बिताए समय की याद आ गई जब वह रक्षा बल का सदस्य बनने की कोशिश कर रहा था, और यहां तक कि उसकी वर्तमान स्थिति को देखते हुए शायद उसके सपने के लिए अभी भी उम्मीद है। इचिका सीएफए को बुलाती है और उसे बताती है कि वह उसने एम्बुलेंस बुला ली है, इसलिए किसी के आने से पहले ही उन्हें निकल जाना चाहिए। काफ्का उसे कुछ देने के बाद उसकी ओर मुड़ता है। सोचा और घोषणा की कि वह रक्षा बल में शामिल होने के अपने सपने को छोड़ने नहीं जा रहा है, क्योंकि उसने वादा किया था कि वह ऐसा करेगा। कुछ देर बाद मीना घटनास्थल पर पहुंचती है, लेकिन पूरी टीम यह देखकर हैरान रह जाती है कि केजू पहले ही पराजित हो चुकी है। वह छोटी लड़की के पास जाती है और यह पता लगाने के लिए पूछती है कि यह क्या हुआ, लेकिन जब लड़की कहानी को फिर से बताने का प्रयास करती है, वह लगभग सभी आघात से रोने लगती है। माना लड़की को आश्वस्त करती है कि वह नहीं रोती है, डरने की जरूरत है, क्योंकि वह और साथ ही पूरा रक्षा बल सभी कीजू को चेहरे से मिटाने जा रहा है। पृथ्वी नाम की लड़की पहले तो यह सुनकर खुश होती है,
लेकिन फिर एक पल के लिए सोचती है और मीना से वादा करने को कहती है कि वह ऐसा नहीं करेगी। अच्छे कू लड़के को चोट पहुंचाओ, वह कहती है कि अच्छा कू वह है जिसने उसकी मां को बचाया और दूसरे काजू को मार डाला, लेकिन मीना अभी भी है। मॉर्निंग में एक ही वाक्य में गुर और कू शब्द का इस्तेमाल होने से मैं हैरान हूं। समाचार काफका के कुरूप का एक चित्र प्रत्यक्षदर्शी रिपोर्टों से बनाया गया है और यह काजू नंबर 8 का डे है। 8वां काजू जिसे कभी कोर ना मिला है क्योंकि रक्षा बल अभी तक उसका पता नहीं लगा पाया है। सफाई दल को आश्चर्य है कि ऐसा क्यों हुआ। डिफेंस फोर्स को अभी तक यह नहीं मिला है और जब वे आपस में बात कर रहे थे, एओए कमरे में आया और थोड़ी रोशनी डाली। अब तक जो कुछ हुआ है उसे देखते हुए कैथा को सफलतापूर्वक भागने वाला पहला कैसू बने 3 महीने हो चुके हैं। शिफ्ट लीड ने बताया कि रक्षा बल के अधिकारी उसे ढूंढने में रक्षा बजट का एक बड़ा हिस्सा खर्च कर रहे हैं। मुझे लगा कि उसके और काफका दोनों के लिए मेल में कुछ आया है, क्योंकि काफका पहले ही काम शुरू करने के लिए जल्दी निकल गया था। वह चाहता है कि इचाका उसे अपने पास ले जाए। अन्य लोग पहले से ही जानते हैं कि मेल किस बारे में है, क्योंकि कैथ आवेदन करने के लिए उपयोग किया जाता है। डिफेंस फोर्स हर एक साल और हर साल उसे खारिज कर दिया जाएगा ताकि टीम को उसे खुश करना होगा। इचका लेता है। वह अपने परिणामों को देखता है और यह जानकर प्रसन्न होता है कि वह सफलतापूर्वक उत्तीर्ण हो गया है, इसलिए वह काफका को अपना पुरस्कार देने के लिए आगे बढ़ता है। परिणामों के साथ साथ जब वह जा रहा था तो वह एक पल के लिए रुका और खुद केएफए के परिणामों पर एक नजर डाली ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वह मैं उसे निराशा का पत्र नहीं देने वाला था, लेकिन उसे देखने के बाद वह खुशी खुशी उसे चलाता रहा। ऐसा लगता है कि इस बार काफका परीक्षा पास करने में कामयाब हो गया है और सभी लोग उसके लिए खुश हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि कैसे वह इसे बहुत चाहता था। इचा इसे काफका के पास ले जाता है और उसे बताता है कि उसने वास्तव में इस परीक्षा का पहला दौर पास कर लिया है। समय लेकिन जैसे ही काफका अपना दोपहर का भोजन खाने से मुड़ता है, इचिको को जब्त कर लिया गया था कि वह अपने कुरूप को क्या था दिखाने दे रहा है। उसे एहसास हो गया था कि वह कुरूप में था और वास्तव में खुद को उजागर कर सकता था। यह अभी इचोला के अलावा कोई और था, इसलिए वह खुद को सामान्य स्थिति में लाने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से अपना मुंह अपरिवर्तित छोड़ देता है। इचोला उसे खूब खरी खोटी सुनाता है इस बारे में कि उसके लिए यह कितना खतरनाक होगा कि उसे पकड़ लिया जाए, क्योंकि उसके बारे में अभी भी नई कहानियां हैं जो उन दोनों के पास थीं। वे यह दावा करके संदेह से बचने में सफल रहे कि काजू के हमले के बाद वे भाग गए थे, लेकिन उन्होंने सभी को मूर्ख बना दिया। अगर काफका इसी तरह से काम करता रहा तो देरस बेर उसका पर्दाफाश हो ही जाएगा और इचा अपने नतीजे सौंप देगा। लेकिन काफका अभी भी खुश है, लेकिन वह उतना खुश नहीं है जितना इचिका ने सोचा था कि वह होगा। यह मुख्य रूप से काफका के कारण है। वह केवल परीक्षा के दूसरे चरण में ही असफल हो गया था, इसलिए उसके लिए कठिन हिस्सा अभी आना बाकी है, जबकि वे उस विषय पर है। पूछता है कि क्या काफका सचमुच अपने शरीर के साथ परीक्षा देने का इरादा रखता है, जिस तरह से यह पहली परीक्षा है, क्योंकि तब से परीक्षा देना काफी आसान था। यह सिर्फ एक लिखित परीक्षा थी, लेकिन दूसरी परीक्षा में सभी जगह अधिकारी मौजूद थे और उन्होंने उसे मार डाला। दृष्टि अगर वे जोखिम के साथ भी उसके शरीर के बारे में पता चला। सीके अभी भी परीक्षा लेने के लिए निर्धारित है। पिछले 3 महीनों से वह पूरी तरह से इंसान बनने का तरीका ढूंढ रहा है, लेकिन उसे अभी तक लू नहीं लगी है। हालांकि आयु सीमा के साथ यह वास्तव में आवेदन करने का उनका आखिरी मौका है, इसलिए उन्हें एक मौका लेना होगा, इचिकावा समझता है। उनका दृढ़ संकल्प, लेकिन उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया है कि अगर काफका को कुछ हो जाता है तो उन्हें अकेले ही काम करना होगा, क्योंकि अगर वे ऐसा करते हैं तो वे खुद ही काम करेंगे। इस परीक्षा को एक साथ लेते हुए यह उनके प्रतिद्वंद्वियों का होने जा रहा है। वह अपनी पानी की बोतल को पकड़ने के लिए नीचे पहुंचता है, लेकिन जब उसके पास एक होता है। ढक्कन खोलने में थोड़ी परेशानी होने पर वह गलती से अपने काजू रूप में बदल जाता है और बोतल तोड़ देता है, जिसे इचिका ले जाती है। उसने जो कुछ भी कहा था उसे वापस ले लिया और काफका से कहा कि वह परीक्षा छोड़ दे, क्योंकि वह खुद को मार डालने जा रहा है, लेकिन काफका अभी भी वास्तव में ऐसा करना चाहता है। इचिको नरम पड़ जाता है, लेकिन दोहराता है कि अगर परीक्षा के दौरान कुछ भी होता है तो वह अपने दम पर है। बाकी सभी लोग जल्द ही काम शुरू करने के लिए यहां आने वाले हैं, इसलिए वह सीएफए से कहता है कि एक बार इचका उसके परिवर्तन पर नियंत्रण कर ले। कथा बताती है कि उसे बहुत राहत मिली कि वह पास हो गया, क्योंकि उसे नहीं पता था कि अगर इचा पास हो जाती तो क्या करना चाहिए, और उसने ऐसा नहीं किया। लेकिन अब उसे परीक्षा के लिए तैयार होना है। परीक्षा के दिन काफका और इचिका आते हैं। रक्षा बल की पार्किंग और इचिकावा उस विशाल इमारत को देखकर पूरी तरह से चकित है जो उसके सामने है। वह वहां गया है। एक फील्ड ट्रिप पर पहले एक बेस था, लेकिन यह अब तक देखी गई किसी भी चीज से बड़ा है। सीएफए बताते हैं कि वे साझा करते हैं। इस क्षेत्र में एक विशेष रक्षा बल गैरीसन है, इसलिए जब कुछ घटित होता है तो दोनों पक्ष मिलकर उसे शीघ्रता से संभालते हैं। दूसरे शब्दों में,
यदि काफका गलती से यहाँ रूपांतरित हो जाए तो वह कुछ ही सेकंड में मर जाएगा, अन्य जांचें शुरू हो जाएंगी। खैर, केएफके को अब खुद को इससे डरने देने में कोई मतलब नहीं दिखता है। वह इचिको से कहता है कि उन्हें ऐसा करना चाहिए। शायद वह जल्द ही अंदर चला जाएगा, लेकिन उसे एक असभ्य लड़की ने बाधित किया जो उसे एक बूढ़ा आदमी कहती है। कैथा ने खुद का बचाव करते हुए कहा, वह केवल 32 वर्ष का है, इसलिए वह इतना बूढ़ा नहीं है। लेकिन यहाँ तक कि इचो भी सोचता है कि वह बूढ़ा है, इसलिए उसे अपनी उम्र को एक तरफ रखकर इसे स्वीकार करना होगा। लड़की ने उसे अपनी कार हटाने के लिए साफ मना कर दिया, हालांकि दूसरी जगहों पर भी कई जगह खाली है, सिर्फ इसलिए कि वह सोचती है कि उसे यह अधिकार है, क्योंकि 5 उसका भाग्यशाली अंक है। कैथा स्पष्ट रूप से एक मूर्खतापूर्ण कारण से पीछे हटने वाली नहीं है। इस तरह से लड़की मामले को अपने हाथों में ले लेती है और इस तथ्य का दुरुपयोग करने के लिए तैयार हो जाती है कि वह शायद अमीर है। उसने अपने कपड़े उतार दिए जिससे पता चला कि उसने उस तरह का युद्ध सूट पहना हुआ है जो रक्षा बल के लोग पहनते हैं, लेकिन वह नहीं है। वह इसे काजू से लड़ने जैसे महान उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करने जा रही है, लेकिन इसके बजाय वह एक हाथ से काफका की कार उठाती है और उसे फेंक देती है। इसे उस स्थान से बाहर निकाले जो शायद वह सोचती है कि उसे शांत बनाता है, लेकिन यह उसे सिर्फ एक बनाता है, हालांकि एक बड़ा शॉट है। जाहिर तौर पर उसे इस तरह की चीजें करने और इससे बचने का अधिकार है, क्योंकि वह खुद को काको शामिया के रूप में पेश करती है और वह कहती है कि वह मजे के लिए काइजू को मारती है, और संयोग से उसे यह अजीब लगता है कि काफका की गंध काइजू इचोला जैसी है। तुरंत यह कहकर इसे समझाने की कोशिश करता है कि वे किजू निपटान में काम करते हैं, लेकिन जबकि किकोर सोच रहा था कि क्यों निपटान कार्यकर्ता यहाँ है, सीएफए पहले ही जा चुका है और अपना ट्रक वापस ले आया है, वह यह देखकर चकित है। 30 वर्षीय व्यक्ति अपनी पीठ को चोट पहुंचाए बिना इतनी भारी चीज उठाता है, इसलिए वह मानती है कि उसके पास अपना निजी स्थान होना चाहिए। सूट के रूप में अच्छी तरह से वह कुछ भी पुष्टि या इनकार नहीं करता है, लेकिन वह उसकी ओर मुड़ता है और कहता है कि उसे बेहतर होगा कि वह उसे याद रखे। बातचीत में व्यस्त थे कोरो बटलर पहले ही आगे निकल गया था और पार्किंग स्थल ले लिया था, इसलिए काफका अभी भी समाप्त हो गया। लड़ाई हारना, लेकिन अब कोरो उत्साहित है कि यह बूढ़ा आदमी क्या कर सकता है और उसके खिलाफ जाने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। परीक्षा के बाद वह अपने बटलर के साथ सुरक्षा में जाने के लिए मुड़ती है। एक बार जब वे चले जाते हैं तो काफका पीछे मुड़ता है और इचका को पाता है। उस पर खंजर तानते हुए वह उसे चेतावनी देता है कि वह अपनी शक्तियों का खुले में इस तरह दोबारा इस्तेमाल न करे। काफका माफी मांगता है, लेकिन वह केवल उन हिस्सों को बदला जो उसके कपड़ों से छिपे होंगे। उसने सोचा कि यह ठीक होगा, कुछ गार्ड आ जाएंगे, पूछे कि क्या अब सब कुछ ठीक है, लेकिन किसी कारण से वे कहीं नहीं मिले जबकि कोरू काफका को फेंक रहा था। कार इचाका और काफका दोनों कहते हैं कि कुछ भी गलत नहीं है, इसलिए गार्ड उसे जल्दी करने और बिली पुरुषों के अंदर जाने के लिए कहते हैं। हालांकि उनके जाने से पहले इचिका ने काफका को चेतावनी दी कि अगली बार जब वह इस तरह का रूप बदलेगा तो वह उसे पूरी तरह से बेनकाब कर देगा। फिर से काफका उसकी शर्तों के लिए सहमत हो जाता है, इसलिए दोनों अंदर चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही परीक्षा शुरू होती है, काफका को पता चलता है कि वह अंदर नहीं जा सकता। वह केवल इतना जानता है कि वह वर्षों से आदतन अपने दैनिक प्रशिक्षण की दिनचर्या को बनाए रखता है और वह बहुत सारा मैनुअल व्यायाम करता है अपनी नौकरी के लिए श्रम, लेकिन इससे यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। परीक्षा शुरू होने से पहले कैथा और इचोला परीक्षा का प्रारूप अपनाए। इसमें एक फिटनेस टेस्ट होता है, जिसके बाद एक यादृच्छिक योग्यता परीक्षण होता है। हालांकि उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्हें पता था कि योग्यता परीक्षण क्या होगा, इसलिए उन्हें इसकी भरपाई के लिए फिटनेस परीक्षा में वास्तव में उच्च स्कोर करने की आवश्यकता थी। ऐसा नहीं लगता कि यह काफका के लिए एक विकल्प होगा, क्योंकि वह बहुत बुरा कर रहा है। वह पहले भी बुरा था, लेकिन तब वह था औसत से थोड़ा नीचे, लेकिन अब 30 वर्षीय खिलाड़ी के वापस आ जाने के बाद वह बेल कर्व के निचले स्तर पर है। वह अपने आप से सोचता है कि अगर वह अपनी शक्तियों का थोड़ा सा उपयोग करता है तो वह शायद वापस आ सकता है, लेकिन वह इसके खिलाफ फैसला करता है। निष्पक्षता के लिए ऐसा किया, लेकिन परिणाम आने के बाद उसे वास्तव में निष्पक्ष होने पर पछतावा हो रहा है और इसे निष्पक्ष बनाने के लिए। इससे भी बुरी बात यह है कि काकुर उसके पास आती है और उसके चेहरे पर यह बात रगड़ती है कि उसने फिटनेस परीक्षा में उससे बेहतर प्रदर्शन किया है और इससे काफका याद रखे कि वह इस मामले में कितना आश्वस्त था, जिसके कारण उसकी रीढ़ में एक प्रकार की घबराहट की लहर दौड़ गई। कोरू संतुष्ट है। काफका की प्रतिक्रिया के साथ वह दूर चली जाती है और भले ही के चोआ में लीडर बोर्ड के निचले भाग पर है, उसे गर्व है। काफका ने उसे धोखा देने के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग न करने के लिए फटकार लगाई और कहा कि उनका मानना है कि उन्हें हर किसी को धोखा देने का मौका देना चाहिए। उनकी कड़ी मेहनत रंग लाई, या कम से कम उस समय तो उन्होंने यही सोचा था, लेकिन अब वह सचमुच चाहते हैं कि उन्होंने इचाका को धोखा दिया होता। उसे यह कहकर शांत करने की कोशिश की जाती है
कि उसे सबसे नीचे स्थान मिलने का कारण सिर्फ यह नहीं है कि वह इस साल का सबसे खराब प्रदर्शन कर रहा है। उम्मीदवार वास्तव में असाधारण है। उनमें से कुछ का नाम है हेरिची इसुमा जो दूसरे स्थान पर है और शीर्ष स्नातक छात्र है। कू न्यूट्रलाइजेशन यूनिवर्सिटी और अली कागर से जिन्होंने 1 मिलियन को ठुकरा दिया। डूल स्पोर्ट्स अनुबंध सिर्फ बचाव के लिए आने के लिए पहले बल इस साल आवेदकों के सबसे कुसे हैं। तटस्थता विश्वविद्यालयों इसलिए वे इसके लिए अपने पूरे जीवन का प्रशिक्षण ले रहे हैं और हर कोई उम्मीद कर रहा है। उनमें से सबसे अधिक काकुरु है जो एक विलक्षण प्रतिभा था जिसने कैलिफोर्निया तटस्थता विश्वविद्यालय से 18 वर्ष की आयु में स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी। इस पूरे समय में केवल 16 लोग ही उनसे मुकाबला करने की कोशिश कर रहे हैं और उनकी उपलब्धियों के बारे में बात कर रहे हैं। काकुर एक बार फिर काफका के चेहरे पर यह बात रगड़ने के लिए आता है। वह उसके कंधों को पकड़ता है और स्वीकार करता है कि अब तक उसे नहीं पता था कि वह कितनी प्रतिभाशाली है, लेकिन फिर वह उसके अंगरक्षकों द्वारा बंद कर दिया जाता है, जो फिर पिटाई करने के लिए आगे बढ़ते हैं। उसे छूने की हिम्मत के लिए बाहर एक बार काकुरु ने उन्हें बुलाया है। वह काफका से कहती है कि वह आगे भी बेहतर प्रदर्शन करेगी। परीक्षा के दूसरे भाग में भी उसे हरा दिया, जिससे काफका को कहना पड़ा कि वह सुनिश्चित करेगा कि वह उसे हरा दे, लेकिन भले ही वह कहे कि वह बता सकता है कि वह अगली परीक्षा में भी गड़बड़ा जाएगा, हाका उसे यह कहकर खुश करने की कोशिश करता है कि अभी भी उसके लिए उम्मीद है, क्योंकि परीक्षा का दूसरा भाग पिछले 2 वर्षों से केयू निपटान के आसपास केंद्रित है। उनके लिए यह अविश्वसनीय रूप से सुविधाजनक है, लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि वे उम्मीदवारों के ज्ञान के साथ साथ उनकी क्षमता का भी परीक्षण करना चाहते हैं। समूहों में एक साथ काम करने से निपटान कर्मचारियों को जो नरक से गुजरना पड़ता है, उसके बारे में जागरूकता भी बढ़ती है। इचा ने डिस्पोजल वर्कर की नौकरी करने का फैसला इसलिए किया क्योंकि वह कैफका के साथ कड़ी मेहनत करना चाहता है और उम्मीद करता है कि यह वैसा ही हो। इस साल भी ऐसा ही हुआ। हालांकि एक बार जब वे वास्तविक योग्यता परीक्षण में पहुंच जाते हैं, तो उनका स्वागत वाइस कैप्टन होसिनो द्वारा किया जाता है, जो उन्हें बताता है कि परीक्षण में जीवित काइजू को मारना शामिल है। सीएफए और ईओए दोनों हैरान हैं क्योंकि उनका पूरा गेम प्लान बस खिड़की से बाहर चला गया और एक बार जब कुछ सभी उम्मीदवारों को देखता है, तो यह तुरंत उन पर आरोप लगाता है। रास्ता और काफका घबराना शुरू हो जाता है, लेकिन चूंकि यह अभी भी केवल एक परीक्षा है, इसलिए कोई रास्ता नहीं है कि रक्षा बल उन्हें डाल देगा। बिना किसी सुरक्षा उपाय के मरने का खतरा, धातु की सलाखें किजू को अंदर जाने से रोकती है और सैनिक अगर कुछ भी गलत हुआ तो उन्हें तुरंत मार दिया जाएगा। सभी उम्मीदवार इस बारे में बहुत शांत दिखे, सिवाय इसके कि काफका जो कोर को लात मारने के लिए काजू के डर में गिर गया है। मनोरंजन सीके इचिकावा की ओर मुड़ता है और पूछता है कि केवल क्या हुआ। कू के शवों का निपटान करना था, लेकिन इचाका ने कभी गारंटी नहीं दी कि यह इस वर्ष की परीक्षा होगी। वह सब जानता था। यह पिछले 2 वर्षों से ऐसा ही था, इसलिए यह अजीब नहीं है कि उन्होंने चीजों को हिला देने का फैसला किया है। उन्होंने आगे कहा कि उन्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उन्हें कार्य के लिए उचित उपकरण के बिना नहीं भेजा जाएगा। उन सभी को विशेष सूट प्रदान किए जाएंगे जो सभी रक्षा बल के सदस्य पहनते हैं। इचो अपना सूट पहनकर देखेगा और यह तुरंत अपने शरीर को फिट करने के लिए सिकुड़ना शुरू करे और एक बार माप समायोजन पूरा हो जाने पर यह कू मांसपेशी को सक्रिय करता है। फाइबर अपने आप में इसे आपके कूद को सामान्य से बहुत अधिक मजबूत महसूस कराते हैं। ये सूट कार्बनिक पदार्थों से बने होते हैं। काजू से लड़ने के लिए इससे बेहतर कोई उपाय नहीं है और पहनने वाले की लड़ाकू शक्ति में भारी वृद्धि होती है, इसलिए काजू के खिलाफ लड़ने का इससे बेहतर कोई उपाय नहीं है। ऑपरेटर कोनोमी उन लोगों की अनलीशेड लड़ाकू शक्ति को मापना शुरू करता है जो उनके सूट पहने हुए हैं और इसकी शुरुआत होती है। आईओए जो वर्तमान में 8% शक्ति पर है, युन उची का प्रतिशत 18 है और अन्य होनहार उम्मीदवारों में 14 से 15% की सीमा में लड़ाकू शक्ति है। यह एक ऐसा माप है जो इंगित करता है सूट की कितनी शक्ति का आप प्रभावी ढंग से उपयोग करने में सक्षम है, लेकिन व्यापक प्रशिक्षण के बाद भी ज्यादातर लोग केवल आमतौर पर वे लगभग 20% का उपयोग करते हैं। वे भाग्यशाली होंगे यदि उनके पास एक भी उम्मीदवार 10% से ऊपर था, इसलिए उन्हें काफी लाभ मिला। इस वर्ष उम्मीदवारों की प्रभावशाली लाइनअप में जब कोर अपना सूट पहनती है, तो थोड़ी सी गड़बड़ी होती है, क्योंकि उसका मुकाबला शक्ति पहले से ही 46% पर है, जो एक पल्टन ट्यून लीडर की शक्ति के बराबर है। इचोला थोड़ा नीचे महसूस कर रहा है, चूंकि उसकी युद्ध शक्ति केवल 8 है, लेकिन होसिनो उसे आश्वस्त करता है कि इसमें शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं है। 8% वास्तव में एक के लिए अच्छा है। पहली बार सूट का उपयोग कर रहा हूं और ईमानदारी से जब तक आपको शून्य नहीं मिलता तब तक वह ठीक रहेगा। उसने कभी किसी को शून्य प्राप्त करते नहीं देखा है। शून्य से पहले एक सीएफए बदलता है कि जैसे ही वह एक पूर्ण शून्य हैश स्कोर करता है, पूरी चीज को पूरी तरह से पाता है। वह काफका को पसंद करने लगता है। हालांकि वह शायद परीक्षा में फेल हो जाएगा, लेकिन काफका अपनी कोशिश कर रहा है। यहां सबसे कठिन है,
लेकिन वह सूट को उसके लिए काम करने के लिए नहीं पा सकता है, और काकुरु नाराज हो रही है, क्योंकि वह जानती है काफका के पास कुछ हद तक कौशल है, क्योंकि उसने पार्किंग में अपनी कार उठाई थी और वह समझ नहीं पाती कि वह ऐसा क्यों करता है। अभिनय की तरह वह पूरी तरह से अयोग्य है। होसो कमरे में प्रवेश करता है, और चूंकि हर किसी को परीक्षा में अपने सूट मिल गए हैं, अब अभ्यर्थी प्रशिक्षण क्षेत्र में जाते हैं और वह संचार के माध्यम से बताते हैं कि उनके लक्ष्य कहाँ जा रहे हैं। एक बड़ा काजू और परीक्षण क्षेत्र में फैले 32 छोटे काजू। इन कीजू ने पहले ही 15 मौतें की है, लेकिन उन्हें एड्स के प्रशिक्षण के लिए जीवित पकड़ लिया गया था। उम्मीदवारों को अमेरिका विरोधी हथियारों से उन्हें मारने का काम सौंपा गया है, और उनकी गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। निगरानी ड्रोन जो आकाश में उड़ रहे होंगे, यदि किसी भी समय ऐसा लगेगा कि वे मरने वाले हैं, तो उनका उपयोग किया जाएगा। सूट शील्ड सक्रिय हो जाएंगे और वे अयोग्य हो जाएंगे। हैशिनो गारंटी नहीं दे सकता कि उनमें से सभी सक्षम होंगे इस अगले परीक्षण से बचने के लिए, लेकिन अगर वे सभी मृत्यु छूट पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार है, तो वे परीक्षण के रूप में शुरू करने के लिए स्वतंत्र है। जैसे ही वे सभी मैदान में भागते हैं, और काकुरु अपनी प्रभावशाली गतिशीलता के साथ पैक का नेतृत्व कर रही है। पहला काजू देखकर वह उसे एक ही बार में नीचे गिरा देती है, और इस बीच वह धीमा होने का कोई संकेत नहीं दिखाती है। उसके हिलने का कोई संकेत नहीं दिख रहा है, क्योंकि उसका आउटपुट शून्य है और सारा उपकरण उसके लिए बहुत भारी है। इसे अलग रखें। इचा को नहीं पता कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि उनमें से किसी के पास अपने सूट के साथ अधिक मारक क्षमता नहीं है। लेकिन फिर होसिनो ने उल्लेख किया कि कप्तान मीना परीक्षा देखने के लिए व्यक्तिगत रूप से यहाँ है, इसलिए कैथा ने उसके नीचे आग जला दी। अच्छा प्रदर्शन करे। वह याला की ओर मुड़ता है और बताता है कि वह क्या सोचता है कि इस परीक्षा का उद्देश्य नियंत्रण कक्ष है। ड्रोनों को सभी का पीछा करने के लिए रखने की सारी परेशानी के माध्यम से, जो समझ में नहीं आता अगर उन्हें केवल इस बात की परवाह थी कि काजू ने कितने लोगों को मारने में कामयाबी हासिल की। इसका मतलब है कि वे उम्मीदवारों की विभिन्न स्थितियों के अनुकूल ढलने की क्षमता का परीक्षण कर रहे हैं, इसलिए चूंकि उनमें इसकी कमी है। क्षति डीलरों के लिए आवश्यक अग्निशक्ति उन्हें समर्थन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि वे भाग रहे हैं। सड़कों पर इचाका ने देखा कि उनके दाईं ओर कुछ लड़ाई हो रही है, इसलिए वे बंदरगाह तक पहुंचने के लिए वहां चले गए। कवर और एक बार जब सीके को काजू पर एक अच्छी नजर मिलती है, तो उसे पता चलता है कि उसने इस तरह का काजू पहले भी देखा है, और जब से वह जानता है कि उसका शरीर कैसे काम करता है, वह यह भी जानता है कि उसे कैसे हराना है। वह चट्टान के पीछे से भागता है और एक अचेत हथियार फेंकता है। काजू पर ग्रेनेड फेंका और बताया कि इस प्रजाति की आंखें बहुत खराब होती है, लेकिन सुनने की शक्ति बहुत अच्छी होती है, इसलिए उसे स्टन ग्रेनेड से निशाना बनाया। सिर इसे बहरा और एक आसान लक्ष्य बना देगा, इसलिए अब यह अचेत है। वह यूमो को बुलाता है और उसे लक्ष्य करने के लिए कहता है। काजू के पेट की त्वचा उसके शरीर के बाकी हिस्सों की तुलना में बहुत कमजोर है, इसलिए इजुमा को पहले तो संदेह हुआ, लेकिन तब से काजू वापस उठने वाला है। वह काफका के कहे अनुसार करता है, और वह काजू के पेट में एक छेद करने में सक्षम है। काफका की जानकारी कितनी सटीक थी, इससे प्रभावित हुए और सहायता के लिए उन्हें धन्यवाद दिया, और इसके तुरंत बाद काफका और इचोला दोनों किसी और की सहायता के लिए दौड़ना जारी रखें। उन्होंने काजू के अधिक शवों को अलग कर दिया है, जितना वे गिन नहीं सकते, इसलिए उन्हें पता है। उनकी ताकत और कमजोरियों के बारे में जानने के लिए सब कुछ है, ताकि कतका अपनी काजू शक्तियों का उपयोग किए बिना उपयोगी हो सके। हालांकि जब वह अंदर था, अपनी अगली सहायता की योजना बनाते समय सीएफए को एक काजू द्वारा अंधा कर दिया जाता है, जो मलबे के माध्यम से फंस जाता है और नष्ट हो जाता है। उसे दीवार में मारा जाता है। नियंत्रण कक्ष देखता है कि काफका उस प्रहार से बुरी तरह घायल हो गया है, जो उसने अभी अभी खाया था, और काइजू अभी भी है उसके पास आ रहा है। इसलिए होसो कहता है कि उन्हें अपनी ढाल तैनात करने के लिए तैयार होना शुरू कर देना चाहिए। कैथा जानता है कि यह उसके लिए कितना बुरा लग रहा है, और वह जानता है कि नियंत्रण कक्ष संभवतः उसके सूट को संलग्न करने जा रहा है। शील्ड्स, लेकिन इसका मतलब होगा कि वह अयोग्य हो जाएगा, और वह मीना के रहते हुए खुद को और अपमानित नहीं करना चाहता। उसे देखकर वह उठने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि वह समय पर इससे बाहर निकल पाएगा। हाशिनो ने अनुमान लगाया था वह सीएफसीओ सबसे पहले बाहर हो जाएगा, जो एक शर्म की बात है, क्योंकि वह वास्तव में पसंद करता है कि वह कितना मजाकिया है। लेकिन पहले नियंत्रण कक्ष काफका की शील्ड को तैनात कर सकता है। वह अचानक कोरो से हार जाता है। वह काफका के ऊपर खड़ी है और कहती है कि जब तक वह युद्ध के मैदान में है, तब तक उसे पद छोड़ने की अनुमति नहीं है, और केएफसीओ था। वह लगभग उसका आभारी है, जब तक वह उसका मजाक उड़ाती है और कहती है कि आपको बस यही रहना चाहिए और बेकार रहना चाहिए, जब तक वह बाकी काजों को खत्म नहीं कर देती। अन्य उम्मीदवार उसे सारी महिमा चुराने नहीं देना चाहते हैं, लेकिन मामले का तथ्य यह है कि वह बेहतर है बाकी सभी की तुलना में, इसलिए कोई रास्ता नहीं है कि वे उसके साथ रह सके। सीएफसीओ भी लड़ाई में वापस आना चाहता है, लेकिन उसे पता चलता है
कि उसका पैर पूरी तरह से टूट गया है, इसलिए वह बिल्कुल भी खड़ा नहीं हो सकता है। वह होसिनो से जुड़ जाता है और बताया जाता है कि मुकदमे में यह बात सामने आई है कि काफ्का बुरी तरह से घायल है और उसके आंतरिक अंगों को भी नुकसान पहुंचा है, इसलिए काफ्का को हार मान लेना है या नहीं, यह निर्णय लेने के लिए उसके पास अभी भी जारी रखने की इच्छा शक्ति है। लेकिन फिर उसे याद आता है कि किसी भी उम्मीदवार की तुलना में उसकी प्रतिभा सबसे कम है, इसलिए वह कभी भी मीना के पक्ष में खड़ा नहीं हो पाएगा क्योंकि वह नहीं है। इतना तो काफी है कि हैशिनो ने सुझाव दिया कि सीएफए द्रो अपनी सुरक्षा के लिए परीक्षा से बाहर हो जाए, लेकिन भले ही वह जानता हो कि वह कट नहीं है, इसके लिए बाहर है और लोगों को लगता है कि वह इतनी मेहनत करने के लिए बेवकूफ लग रहा है। आगे बढ़ते रहने का फैसला उसे खुद करना है और वह अब और हार नहीं मानने वाला इचा काफ्का को देखने आता है, लेकिन वह कहता है कि वह ठीक है और यहाँ तक कि वापस आने में भी कामयाब हो जाता है। यदि वह अपने पैर टूटे होने के बावजूद अपने पैरों पर खड़ा है, यदि वह इतनी दूर तक जाने को तैयार है, तो उन्हें अब उसे छोड़ने के लिए मजबूर करने का कोई कारण नहीं दिखता। लेकिन अगर हालात बदतर हो जाते हैं या उसकी हालत किसी भी तरह से खराब हो जाती है, तो उसकी ढाल तुरंत सक्रिय हो जाएगी और वह काफ्का उन परिस्थितियों में भी खेल जारी रखने के लिए खुश है, लेकिन वह इनकार नहीं कर सकते। उसकी हालत इतनी अच्छी नहीं है कि वह इच्छा के साथ रह सके, इसलिए वह उसे बिना उसके साथ चले जाने को कहता है, क्योंकि वह उसे धीमा नहीं करना चाहता है। लेकिन इचिका उसे पीछे नहीं छोड़ने वाली है, क्योंकि वे यहाँ एक साथ आए हैं और वे एक साथ परीक्षा पूरी करने जा रहे हैं। चाहे कुछ भी हो, काफ्का इचिका के विचार से प्रभावित है, इसलिए दोनों साथ मिलकर काम करने के लिए सहमत हो जाते हैं। और चूंकि काफ्का का पैर अभी भी टूटा हुआ है, इसलिए इचिकावा उसे अपने कंधों पर उठाकर हिनो के पास ले जाता है। मनोरंजन इचिका को इस बात से शर्मिंदगी महसूस होती है कि लोग उसे कैसे घूर रहे हैं, लेकिन यह एकमात्र तरीका है जिससे वे आगे बढ़ सकते हैं। टीम सर इचोला पैरों की तरह काम करेंगे, जबकि काफ्का अपने वर्षों के कू ज्ञान का उपयोग करके उन्हें हमला करने में मदद करेंगे। जबकि होसिनो गंभीरता से उन्हें पासिंग स्कोर देने पर विचार कर रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि वे वास्तव में हैं। मजेदार बात यह है कि इचिकावा और काफ्का परीक्षा के लिए अन्य फ्रंट रनर को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी वे मार रहे हैं। काजू और कोरू को मारने से बचने की कोशिश कर रही है, लेकिन वह बहुत अच्छी है, वह सभी को मारने के लिए आगे बढ़ती है। वह सामने आती है, इसलिए वे सभी धीरे धीरे मदद करने की कोशिश भी छोड़ देते हैं। बीच रास्ते में काकुरू एक कर्मचारी पर स्विच करता है और इसका उपयोग करता है क्षेत्र में अंतिम छोटे काजू का सिर काट देना, ताकि केवल एक ही विशालकाय काजू बचे और वह पहले से ही उस पर हावी हो चुकी है। ध्यान भटकाने के लिए उस पर ग्रेनेड फेंकता है और जब वह अभी भी भ्रमित है, तो वह इमारतों से कूद जाती है और ऊपर से उस पर हमला करता है और उसके मुंह से सीधे गोली चलाता है, जिसके साथ ही परीक्षा समाप्त हो जाती है। और काफ्का और इवा को उनके हास्यास्पद गठन के साथ भी कुछ भी करने को नहीं मिला। काफ्का शिकायत करते हैं, वह काकुरू बहुत तेज है, लेकिन फिर उसका शरीर जवाब दे जाता है और वह थकावट से जमीन पर गिर जाता है। जबकि परीक्षा के लिए निगरानी ड्रोनों को वापस बुलाया जा रहा है, संचालन दल को कुछ घायल प्रतिभागियों को भी वापस भेजने की आवश्यकता है अस्पताल में अपने घावों का इलाज कराने के लिए। लेकिन होसिनो इस बात से विचलित हो गया कि किकोरू कितनी तेजी से निपटने में कामयाब रहा। बड़ी काइजू को अकेले ही पकड़ लिया और उसे उस एक को जीवित पकड़ने के लिए भी अधिक समय तक काम करना पड़ा। मीना प्रभावित है, काकुरू कितनी शक्तिशाली है, और हाशिनो इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि वह प्रशंसा की हकदार है, क्योंकि उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि कम से कम 30 लोग इस साल बाहर हो गए, लेकिन अंत में कोई भी नहीं हुआ। और यह काफी हद तक इसलिए था क्योंकि किकोरू ने लगभग इस तरह से संभाला था। पूरी परीक्षा में वह अपने पास मौजूद कौशल के कारण कुछ ही समय में रक्षा बल में एक बड़ी अधिकारी बन जाएगी। लेकिन जब वह अभी भी युद्ध के मैदान में थी और वापस लौटने के लिए तैयार हो रही थी ताकि वह आखिरी बार काफ्का के चेहरे पर अपनी जीत रगड़ सके, उसके पीछे धुएं में दिखाई देता है। और जब वह यह नोटिस करती है, तो उसे दूसरी तरफ छाती के माध्यम से घुसाया गया है। मैदान के किनारे सीएफईटी अभी भी अपनी सांस पकड़ने की कोशिश कर रहा है और उसे यह स्वीकार करना होगा कि काकुरू ने निश्चित रूप से उसे हराया है। भूस्खलन, लेकिन उसे भी उसे धन्यवाद देना चाहिए क्योंकि उसने उन्हें इतनी जल्दी परीक्षण समाप्त करके पूरे परीक्षण में टिके रहने में मदद की थी। लेकिन फिर कुछ भयावह होने लगता है, क्योंकि दर्जनों मृत काइजू अचानक जीवन में वापस आने लगते हैं। इचो सोचता है कि उन्हें जल्दी से यहां से निकल जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं लगता कि यह परीक्षा का हिस्सा है। लेकिन फिर सीएफए देखता है कुछ ऐसा जिसे वह नजरअंदाज नहीं कर सकता। कोरू मौत के कगार पर है, और हालांकि वह अपने दिल को रोकने में कामयाब रही, अपनी ढाल को एक बिंदु पर केंद्रित करके छेदे जाने से वह अभी भी बुरी तरह से घायल है, फिर भी वह ऐसा नहीं होने देगी। जो उसे रोकते हैं, क्योंकि अभी भी एक कीजू है जिसे पराजित करने की आवश्यकता है। वह मानव काइजू को देखती है और उसे आश्चर्य होता है, यह क्या है और यह यहाँ क्यों है। लेकिन फिर क्यों उसे वापस देखता है और आश्चर्य करता है,
कि वह अभी तक मर क्यों नहीं गई है। कोरू स्तब्ध है, यह पता लगाने के लिए कि पतला कू बात कर सकता है, लेकिन फिर यह कहता है कि यह विशाल कू को उसे संभालने देगा क्योंकि यह पुनर्जीवित करता है। राक्षस काकुरु अभी भी इस तथ्य को समझने की कोशिश कर रहा है कि यह कू बुद्धिमान लगता है, लेकिन फिर भी वह जानता है अब उसे इसे नीचे ले जाने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना होगा। हालांकि जैसे ही वह अपने पैरों पर खड़ी होती है और निशाना साधती है, कू उस पर गोलियां चलाता है, जिससे उसके सभी अंग बेकार हो गए हैं। नियंत्रण कक्ष ने अभी अभी काक की चोटों के बारे में सुना है, इसलिए कोशिनो ने स्थिति पूछी। वहां की स्थिति पर रिपोर्ट दुर्भाग्य से उनके पास अब दृश्य नहीं है, क्योंकि उन्होंने ड्रोन वापस बुला लिए हैं। लेकिन अजीब बात यह है कि उन्हें बताया गया कि सिस्टम कीजू से जीवन संकेत उठा रहे हैं, जो पहले से ही पराजित थे। होसिनो के लिए इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि काजू अपने आप ही वापस जीवित नहीं आते हैं, और इससे भी बुरी बात यह है, ऐसा लगता है कि अब वे और भी अधिक शक्तिशाली हो गए हैं, तथा उनका लचीलापन स्कोर 6.4 है, तथा अभी केवल वे ही हैं जो या तो वह या मीना ही स्थिति को संभालने में सक्षम है, इसलिए वे प्रशिक्षुओं को बचाने के लिए तुरंत निकल पड़ते हैं। इस बीच परीक्षण स्थल पर सभी को जल्द से जल्द खाली करने का आदेश जारी किया गया है, लेकिन काकुरु ऐसा नहीं कर सकता। उस आदेश का पालन करें, क्योंकि यदि कोई पुनर्जीवित बड़े काइजू से नहीं निपटता है तो यह उग्र हो जाएगा और मार डालेगा। बहुत से लोग अपनी चोटों से खून बहने को रोकने के लिए अपने सूट का उपयोग करते हैं और इस चीज से लड़ने के लिए एक बार फिर खड़े होते हैं, क्योंकि उनके पिता हमेशा उनसे कहते थे उसे हर समय एक आदर्श सैनिक बने रहने की आवश्यकता है। लेकिन फिर वह तुरंत एक मक्खी की तरह दूर बैठ जाती है और टकरा जाती है। जब वह एक इमारत के मलबे के बीच लेटी होती है तो उसकी आंखों के सामने उसका जीवन घूम जाता है और वह अपनी यादों में खो जाती है। युवावस्था में जब उसे परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त हुए तो अन्य सभी विद्यार्थियों को अपने माता पिता से प्रशंसा मिली, लेकिन उसके पिता को नहीं। बटलर उसे सूचित करता है कि उसके पिता आज घर पर होंगे, जो एक दुर्लभ घटना है, इसलिए वह अपना अद्भुत प्रदर्शन दिखाने का फैसला करती है। उसे उसकी सफलताओं की परवाह नहीं है, क्योंकि सफलता ही सबसे बड़ी चीज है। वह उससे न्यूनतम अपेक्षा रखता है और इस पर खुश होने से कुछ नहीं होगा, बल्कि लंबे समय में वह कमजोर हो जाएगा। इसलिए 40 हमेशा सही रहेगा, चाहे राष्ट्र की खातिर और उसकी मृत मां की खातिर कुछ भी हो। अपने पिता की अत्यधिक उम्मीदें उसे कभी हार मानने के लिए प्रेरित करती है, इसलिए वह वापस बाहर कूद जाती है और अपनी बंदूक को लगातार फायर करती रहती है। अपने पिता की डांटने वाली आवाज को अपने सिर में सुनते हुए वह फिर से नीचे गिर जाती है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि चूंकि उसके पास अभी भी कार्यात्मक भुजाएं हैं, इसलिए वह दुर्भाग्य से लड़ सकती है। मुझे नहीं लगता कि वह भुजा अब किकोरू के रूप में बहुत कार्यात्मक दिखती है। दर्द से चीखते हुए कू अपने सिर पर सींगों को पुनर्जीवित करता है, जो जाहिर तौर पर एक हमले के हथियार के रूप में उपयोग किया जाता है, और मीना और होसिनो दोनों अभी भी किकोरू की किसी भी तरह से सहायता करने के लिए बहुत दूर है, इसलिए काजू ऊर्जा के रूप में उसके लिए यह खत्म हो सकता है। ब्लास्ट को चार्ज किया जा रहा है। कोरू अपने भाग्य को स्वीकार करता है और सभी की रक्षा करने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं होने के लिए माफी मांगना शुरू कर देता है। लेकिन आखिरी क्षण में हाफा उसके सामने प्रकट होता है और कहता है कि उसने अब तक टिके रहने में अद्भुत काम किया है। समझे कि काफका अभी भी यहाँ क्यों है और खुद को खतरे में क्यों डाल रहा है, क्योंकि विस्फोट से काफका टैंक में तब्दील हो जाता है। अपने काजू रूप में आकर उसे बता रहा है कि वह यहाँ से आगे सब कुछ संभाल लेगा, अन्यत्र निकासी के प्रयास जारी है, अभी भी चल रहा है। जबकि ऐसा करने में काफी कुशल व्यक्ति काजू को रोक रहा है। वे निर्देशित करने के लिए फ्लेयर्स का उपयोग कर रहे हैं। उम्मीदवारों को कहाँ खाली करना है, इस पर इचिकावा अधिक चिंतित है कि केएफके ने उनके ठीक बाद क्या किया। सुझाव दिया कि वे क्षेत्र को खाली कर दे। एक और सैनिक समूह के पास आया और उन सभी को बताया कि विशालकाय कू वापस जीवन में आ गया है, लेकिन कोरू अभी भी जीवित है। वह खुद ही रुक गई ताकि कोई वहां न जाए। काफका ने यह सुना तो उसने तुरंत वहां जाने का फैसला किया, इचिको की इच्छा के विरुद्ध। लेकिन इशिकावा को अभी भी उम्मीद थी कि केएफके बीच में काजू में तब्दील नहीं होगा। एक कू विनाश आधार की, लेकिन वह कौन मजाक कर रहा है। के 100% जा रहा है परिवर्तन, क्योंकि वह वास्तव में किकोरू की मदद कैसे कर सकता है। बिना ऐसा किए काकुरू को समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है, क्योंकि उसने अभी अभी काफका को काजू में बदलते देखा था। इसलिए काफका पलट गया और तुरंत उससे ऐसा करने की विनती करने लगा। जब वह ऐसा कर रहा था तो उसे रक्षा बल के सामने उजागर कर दिया। विशालकाय कू एक और विस्फोट के लिए चार्ज कर रहा था, लेकिन जैसे ही वह उन दोनों पर गोली चलाता है, काफका जल्दी से पलटता है और उसे दूर फेंक देता है। वह काकुरू को चीजें समझाने का वादा करता है बाद में, लेकिन अभी के लिए उसे कुछ आराम करना चाहिए। जबकि वह इस किजू को खत्म करता है, नियंत्रण कक्ष काफका को उठाता है। किजू ऊर्जा और रीडिंग इस निष्कर्ष पर ले जाती है कि एक और को दिखाई दिया है, हालांकि ऊर्जा विस्फोट हुआ है।
कैमरों को शॉर्ट आउट कर दिया गया ताकि उन्हें कोई दृश्य न मिले, लेकिन रीडिंग से उन्हें यह नया कीजू फोर्टिट्यूड मिल रहा है 9.8। उन्होंने पहले कभी इतना ऊंचा स्कोर नहीं देखा था, लेकिन वे इसे विस्फोट के कारण सेंसर की खराबी के कारण मानते हैं। खैर, काफका की बात करें तो उसे पता है कि सेना आ रही है, इसलिए उसके पास यहां ज्यादा समय नहीं है। यही कारण है कि वह एक ही मुक्का में यह सब खत्म कर देगा। कू काफका के साथ मुक्का मारता है, लेकिन काफका अधिक शक्तिशाली होता है। एक बार वह जो बल उत्पन्न करता है, वह सचमुच काजू की हड्डी से मांस को फाड़ना शुरू करने के लिए पर्याप्त है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। पैरों की एक जोड़ी काकुरु अभी भी सब कुछ समझने की कोशिश कर रही थी जो उसने अभी देखा था, लेकिन फिर काफका वापस मुड़ता है उसे और तुरंत भाग जाता है, इससे पहले कि एक काजू को थप्पड़ मारे जो उस पर छिपने की कोशिश कर रहा था। अब वह मर चुका है। काफका उसे बताता है कि वह ठीक हो जाएगी और वह खुश है कि वह काफका के ये शब्द सुनकर सुरक्षित है। मुंह उसके लिए ताजा हवा की सांस है, उसके सभी पिता के मुद्दों के साथ, लेकिन काफका फिर उसे खुद को इस तरह के एक संकट में डालने के लिए डांटता है। बहुत खतरा है, जैसा उसने किया था, लेकिन फिर इचोला दिखाई देता है और काफका को ठीक वैसा ही करने के लिए डांटता है। काफका हैरान है याला वह अभी भी यहाँ है, लेकिन उसे चिंता थी कि जब वह वहां नहीं था तो काफका कुछ बेवकूफी कर सकता था और निश्चित रूप से वह पाता है। सीके पूरी तरह से खुले में बदल गया जबकि वह और इचाका बातचीत जारी रखते हैं। कोरा की चोटें आखिरकार उसे पकड़ लेती है, इसलिए वह चेतना खो देती है और थोड़ी देर बाद जमीन पर गिर जाती है। होसिनो और मीना घटनास्थल पर पहुंचते हैं और वे होते हैं। वे इस बात से उतने ही उलझन में है जितना कि यह जानने को उत्सुक है कि आखिर किस चीज ने काजू को बाहर निकाला और इतनी बड़ी गड़बड़ी पैदा की। खोज दल वापस आता है और कहता है कि वे मिशन के किसी भी उम्मीदवार को खोजने में असमर्थ थे, लेकिन शतरंज फिर नियंत्रण कमरे से उन्हें सूचना मिलती है कि काफका, इचिकावा और कोरो को गेट 6 में प्रवेश करते हुए देखा गया है, इसलिए सभी परीक्षार्थियों का हिसाब हो चुका है। हाशिनो ने माना कि कोरू एक मजबूत लड़ाकू है, लेकिन वह जानता है कि ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिससे वह कुछ इस तरह से पूरा करने में कामयाब हो सकते थे। इस परीक्षा से बहुत सारे अनुत्तरित प्रश्न हैं, क्योंकि वे अभी भी नहीं जानते हैं कि कू पहली जगह में जीवन में वापस आ गया या यहाँ नरसंहार का कारण क्या था, लेकिन मीना का कहना है कि उन्हें फोन करना चाहिए जांच और निपटान टीम ताकि वे चीजों को यहाँ वापस काफका चिकावा में लपेट सके। काफका को वापस ले जाया गया है, अपनी चोटों के कारण अस्पताल में भर्ती है, लेकिन वह ठीक हो जाएगा, इसलिए चिकावा को राहत मिली है। कोरू भी ठीक हो रहा है। चूंकि रक्षा बल उसके घावों के इलाज के लिए उपलब्ध सर्वोत्तम तकनीक का उपयोग कर रहा है, इसलिए कैट थोड़ा क्रोधित हो जाती है क्योंकि उसे वैसा विशेष उपचार नहीं मिलता जैसा उसे मिलता है, लेकिन फिर भी उसे कुछ मामूली फ्रैक्चर है, इसलिए तुलना करें। काकुरु को शायद इसकी अधिक आवश्यकता थी। मीना उनकी बातचीत सुन रही थी, इसलिए वह आगे आती है और धन्यवाद देती है। उन दोनों को कीकू की जान बचाने के लिए उसे सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए सीके उससे बात करना चाहता है, लेकिन वह कुछ देर रुकने का फैसला करता है। अब जब तक वह आधिकारिक तौर पर काकुर एंड पर एक अधिकारी नहीं बन जाता, तब तक वह होसो के समय रिकवरी पौध में ठीक हो रही है। अंदर आता है और उस काइजू को हराने में उसकी कड़ी मेहनत के लिए उसे धन्यवाद देता है। वह थोड़ा उलझन में दिखती है, इसलिए होसिनो पूछता है कि क्या वह नहीं था जिसने काजू को हराया था। काकुरु को याद है कि काफका ने उसे बचाने के साथ क्या किया था, और भले ही वह एक है काजू, वह खुद को उसे बेचने के लिए नहीं ला सकती क्योंकि वह उसके प्रति बहुत दयालु था, इसलिए वह झूठ बोलती है और कहती है कि उसने काजू को मार दिया। सभी लोग शहर में वापस आ गए हैं। रक्षा बल में हुई घटना की रिपोर्ट अंततः समाचारों में आ गई है और स्लेंडरमैन को वर्तमान में यह सुनने के लिए सुन रहा है कि वह कितना नरसंहार करने में कामयाब रहा। हालांकि जब उसने सुना कि वहां पूरी घटना के दौरान कोई हताहत नहीं हुआ, उसे विश्वास नहीं हो रहा है। वह सोच रहा है कि उसे कौन रोक सकता था कि पुनर्जीवित हो जाता है। फिर उसके फोन पर एक कॉल आती है तो वह बताता है कि वह एक मानव में बदल सकता है और कॉल का जवाब देता है। यह डिस्पोजल स्क्वाड के सदस्यों में से एक का है और वह व्यक्ति उसे अपने ब्रेक पर बहुत अधिक समय लेने के लिए डांट रहा है। कू उठता है और शौचालय से बाहर चला जाता है, जहां पूरा दस्ता उसका इंतजार कर रहा है, लेकिन किसी को भी इस बात का पता नहीं है कि वह एक काइजू है। कुछ समय बाद काफका परीक्षा को लेकर घबरा जाता है और वह अपनी चिंता के लिए इचोला को दोषी ठहराता है क्योंकि वह व्यक्ति है जिसने उसे फिर से साइन अप करने के लिए राजी किया, लेकिन काफका के पास चिंतित होने के लिए और अधिक समय नहीं है क्योंकि बॉस अंदर आता है और कहता है कि इयाला और काफका दोनों के पास मेल है। काफका जानता है कि यह उसकी उम्मीद पाने का आखिरी मौका है। मीना के बगल में खड़ा है, इसलिए वह प्रवेश समारोह के दिन अपने परिणाम देखने के लिए घबराहट में कागज निकालता है। जुमो कागरी के पास जाकर उसका अभिवादन करता है और उसे पास होने पर बधाई देता है, लेकिन वह पहले से ही निश्चित था कि वह पास हो जाएगा। वैसे भी ईमानदारी से कहूँ तो उसे यहाँ देखकर कोई आश्चर्य नहीं हुआ। जो लोग गुजर रहे थे वे बिल्कुल वैसे ही थे जैसी उसने उम्मीद की थी।
लेकिन वह काफका को कहीं नहीं देखता है। किदार राजी पूछता है कि क्या यूना चाहती थी कि काफका गुजर जाए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वह उसे दिलचस्प पाता है। तभी शेनिया प्रकट होती है और वह अपनी महिमा में डूब जाती है। परीक्षण के दौरान भारी जीत, लेकिन उसे ऐसा करने का पूरा अधिकार है क्योंकि वह वास्तव में यहाँ सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी है। उससे मिलने से पहले इसुमो और कागारी दोनों ने सोचा था कि वे पहले स्थान पर होंगे, लेकिन अब इसुमो को लगता है कि वे फंस गए हैं। दूसरे नंबर के स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे कागरी ने जवाब देते हुए कहा कि उन्होंने शारीरिक फिटनेस टेस्ट में सबसे ज्यादा अंक हासिल किए हैं, इसलिए वे नंबर 1 के लिए लक्ष्य बनाए रखें। भले ही यूमो हॉल में कहीं और हार मानना चाहता हो, इचा किसी अन्य से टकराता है। सफल उम्मीदवार और वह व्यक्ति उसे परीक्षा से पहचानता है, लेकिन वह अपना नाम IHOW याद नहीं कर पाता। अपना पुनः परिचय देता है और वह व्यक्ति भी वैसा ही करता है और कहता है कि उसका नाम यारू फ्यूरी हासी है, लेकिन वह प्रथम नाम पर रहना चाहता है। इचाका के साथ संबंध के आधार पर वह उन्हें रेनो कहने का फैसला करता है और बदले में वह चाहता है कि अब उसे आरू कहा जाए क्योंकि वे ठीक है। परिचित यारू पूछता है कि काफका को क्या हुआ और क्या वह किसी तरह परीक्षण में असफल हो गया, लेकिन यह उससे थोड़ा अधिक जटिल प्रतीत होता है। तभी एक घोषणा होती है कि माना प्रवेश करने जा रही है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जब वह मंच पर आए तो हर कोई चुप हो जाए। एक बार जब मीना मंच पर आ जाती है तो प्रेरण समारोह निर्धारित होता है। आधिकारिक तौर पर शुरू होने पर कोरू को आने वाली कक्षा की ओर से बोलने के लिए कहा जाता है क्योंकि कोरू मंच पर चलता है। मीना कक्षा रोस्टर के लिए हाथ देती है और उनका रक्षा बल में स्वागत करती है। वह काकुरु को भी विशेष धन्यवाद देती है। परीक्षा के बाद हुई घटना में उसकी मदद के लिए शुक्रिया, क्योंकि उसकी वजह से कोई हताहत नहीं हुआ। काकुर को इस बात का थोड़ा पछतावा है। मीना से इतनी उच्च प्रशंसा स्वीकार करना, लेकिन वह नहीं थी जिसने काइजू को मार डाला था। काफका को ये सुनना चाहिए। शब्द अभी तो वह यहाँ क्यों नहीं है। उसने न केवल उसकी जान बचाई बल्कि उसकी चिंता भी की जैसे वह एक छोटी लड़की थी और वह इस बारे में थोड़ा अपमानित महसूस करती है। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि उसे इसके बारे में चिंता करने की जरूरत है, क्योंकि CFA शर्मिंदगी से कुछ देर बाद वह अपनी नई रक्षा बल की वर्दी में कमरे में दबे पाव आता है। बहुत से लोग उसे देखकर खुश होते हैं, लेकिन कुछ लोग यह जानने के लिए संदर्भ की आवश्यकता है कि वह असफल होने से कैसे बच गया। सच्चाई यह है कि वह पूरी तरह से परीक्षा में असफल रहा। उसके सबसे कम अंक थे फिटनेस परीक्षा में और उसके पास सूट के लिए कोई योग्यता नहीं थी, इसलिए यह एक बहुत स्पष्ट असफल ग्रेड था। कोई भी नहीं इस मूल्यांकन पर आपत्ति है, और यद्यपि एन अपने दोस्त का साथ देना चाहती है, वह यह भी जानती है कि वह उसे इस तरह से तरजीह नहीं दे सकती। हिनो काफका को दुनिया में सभी विशेषाधिकार देने को तैयार है, इसलिए वह कहता है कि वह उसे अपने अधीन ले लेगा। अपने विंग में वह यह कहकर इसे उचित ठहराते हैं कि काफका के अंक वास्तव में बहुत कम हो सकते हैं, लेकिन परीक्षण के व्यावहारिक भाग में वह थे। काजू के कमजोर बिंदुओं को सही ढंग से पहचानने और समग्र को उन्मूलन में मदद करने को प्राथमिकता देने में सक्षम। पूरी तरह से अपने ही शिकार पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय ऐसा करने के कौशल वाले बहुत से लोग नहीं हैं, लेकिन इसका कारण यह है कि होसो काफका को अपने साथ लाना चाहता है क्योंकि वह सोचता है कि वह मजाकिया है। हाशिनो को यकीन नहीं था कि काफका कभी मिलेंगे या नहीं। पूर्ण अधिकारी बनने के लिए आवश्यक योग्यताएं, लेकिन अभी वह उसे अपनी पलटन के एक भाग में CIT के रूप में रखना चाहता है। माना बताते हैं सभी को यह बता दिया कि काफका अभी पूर्ण अधिकारी नहीं है, इसलिए उसने उसे पदभार ग्रहण समारोह से बाहर रखा, जिसका अभी भी अर्थ है वह अब पारित हो गया है कि यह तय हो गया है। हाशिनो चलता है और मीना से कुछ शब्द नए अधिकारियों के लिए कहने के लिए कहता है। वह माइक के पास आकर सभी को संबोधित करते हुए कहती है कि उन्हें खुशी है कि वे सभी स्वेच्छा से रक्षा दल में शामिल हुए और आवश्यक प्रयास किए। पिछले कुछ वर्षों से वे उस कठिन परीक्षा को पास करने के लिए पहले से कहीं अधिक धैर्य के साथ अधिक काजू देख रहे हैं। पहले और उन्हें अजीब घटनाओं के बारे में भी चिंता करनी होगी जहां कू जीवन मिशन में वापस आने में सक्षम हो सकता है। वे पहले से कहीं अधिक खतरनाक हो सकते हैं और कुछ लोग मर भी सकते हैं, और इसकी कोई गारंटी नहीं है कि कोई बच भी पाएगा। मिशनों से जीवित वापस आना, इसलिए वह चाहती है कि वे सभी इन सभी खतरनाक मिशनों के माध्यम से अपने जीवन को उसके हवाले कर दें। कसम खाती है कि वह सबसे आगे खड़ी रहेगी और टीम और कैथा की ढाल और भाला दोनों के रूप में काम करेगी। भाषण से इतना प्रभावित हुआ कि उसने कहा कि वह यह सुनिश्चित करेगा कि वह मीना के पक्ष में खड़ा हो सके क्योंकि हर कोई है। मुझे हैरानी है कि काफका ने कप्तान से इतनी लापरवाही से बात करने की हिम्मत कैसे की, लेकिन मीना वास्तव में खुश है कि काफका ने ऐसा नहीं किया। हालांकि वह अभी भी कप्तान है, फिर भी वह काफका को बारी से बाहर बोलने के लिए दंडित करने का फैसला करती है और उसे 100 पुशअप करने को कहता है। होसो को यह सब बहुत मजेदार लगता है, इसलिए उसे अपने निर्णय पर पछतावा नहीं है। काफका को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन मजाकिया होना ही एकमात्र कारण नहीं है कि हिनो काफका को काजू के समय में भर्ती करना चाहता था।
जीवन में वापस आना शुरू कर दिया। उन्होंने अचानक 9.8 दृढ़ता वाले किजू के संकेत दिखाई दिए और जब वह अभी भी था। इस बात का पूरा यकीन था कि रीडिंग में गड़बड़ी थी, लेकिन साथ ही उनमें से एक के महत्वपूर्ण अंगों में सिग्नल भी खत्म हो गया था। जांच करें कि क्या वह कैथा के बारे में कुछ जानता है। केवल इस तथ्य से कि उसके पास सूट के साथ शून्य संगतता थी, इसलिए वह उस पर कड़ी नजर रखने जा रहा हूं ताकि पता चल सके कि वह क्या रहस्य छिपा रहा है। कैथा ने अभी-अभी अपनी 100 पुशअप की सजा पूरी की थी और जब वह थकावट के कारण फर्श पर लेटा हुआ था, काकोरा उसके पास आई और कहा कि वह बात करना चाहती है, इसलिए उसे आना चाहिए। उसके साथ काफका पूछता है कि वह उससे यही बात क्यों नहीं कर सकती, लेकिन किकोरू नहीं चाहता कि अन्य लोग इसके बारे में सुने, इसलिए वे उसे काफका के सामने कबूल करने की इच्छा के बारे में चिढ़ाना शुरू करे। कथका वास्तव में मानती है कि यही हो रहा है, लेकिन काकुरु ने इससे इनकार किया और उसके चेहरे पर लात मारी, जबकि इयोआ ने अस्वीकृति की नजर से देखा। बाद में तीनों बैठे हैं एक खाली डिनर में। काफका ने अभी-अभी किकोरू को बताया है कि अस्पताल में उसके साथ क्या हुआ था, लेकिन उसे यह कहना मुश्किल लगता है। उनका मानना है कि वह काजू में बदल गए क्योंकि उन्होंने एक कैथा खाया था। उन्हें लगता है कि यह बताना कोई बड़ी बात नहीं होगी। डिफेंस फोर्स से इस बारे में बात की क्योंकि वे उसे ठीक करने में सक्षम हो सकते हैं, लेकिन काकुरु को नहीं लगता कि ऐसा होने का कोई मौका है। अगर वे तय नहीं करते हैं उसे मौके पर ही मार डालने के लिए, वे संभवतः उस पर अनगिनत भीषण प्रयोग करेंगे और यह गारंटी है कि वह कभी अधिकारी नहीं बन पाएगा। उस बिंदु पर और उसके ऊपर जब आजू वास्तव में शक्तिशाली है, तो रक्षा बल विशेष हथियार बनाने के लिए अपने शरीर का उपयोग करता है। वे इसे हराने के बाद ऐसा कर सकते हैं, इसलिए यह संभव है कि वे उसके साथ ऐसा करने की कोशिश करें। यह सुनने के बाद कि अगर उसका भाग्य उसका इंतजार कर रहा है, रहस्य बाहर आ जाता है। कैथा किकोरो से उसके रहस्य को अपने पास रखने की विनती करती है। वह अंततः उसे न बताने के लिए सहमत हो जाती है क्योंकि वह उसने उसकी जान बचाई, लेकिन उसने कहा कि अगर उसे कभी पता चला कि काफका एक काजू है जो मानव जाति को नुकसान पहुंचाएगा, तो वह उसे मार डालेगी। दया के बिना इचा यह सुनकर थोड़ा ठिठक जाती है कि वह कितनी गंभीर है, लेकिन काफका वास्तव में खुश है क्योंकि वह कभी भी जीवित नहीं रहना चाहेगा यदि वह बाद में समाज के लिए खतरा बन गया। एक प्रशिक्षण अभ्यास में भाग ले रहा है जहां वह सीखता है कि एंटी-कायू बंदूकों का सही तरीके से उपयोग कैसे किया जाए और वह एक अच्छा काम कर रहा है। इसे पूरा होने में 2.5 मिनट से कुछ अधिक समय लगता है और सूट सक्रियण प्रतिशत 18 है, इसलिए उसके पास जब से वह पहली बार शामिल हुआ है तब से उसने बहुत सुधार किया है। इस वजह से आरू पर भी उसके जैसा ही अच्छा करने का दबाव महसूस होता है, क्योंकि वह खुद को तुच्छ प्रतिस्पर्धा के बल पर छाया हुआ नहीं होने दे सकता है जो ईआरयू प्राप्त करने में सक्षम है। इचा से भी तेज समय और साथ ही 20% की सक्रियता शक्ति और आप नहीं थे। वह अपने प्रदर्शन के बारे में शेखी बघारते हुए मुझे फोन करता है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि हमेशा कोई न कोई उससे बेहतर होता है। किकोरू ने अपना रिकॉर्ड पूरे 1 मिनट से तोड़ दिया और 55% सूट पावर के साथ वह बिना समय बर्बाद किए उसके चेहरे पर यह बात रगड़ती है कि वह श्रेष्ठ है। इस बीच इसुमो को काकू द्वारा अपर्याप्त महसूस किया जाता है, श्रेष्ठता का संकेत, लेकिन कागरी ने उसे याद दिलाया कि अगर उसके पास चिंतित होने का समय है तो उसके पास प्रशिक्षण के लिए भी समय है, अन्यथा लोग कुछ ही समय में उसे पकड़ लेंगे। अभी इसुमो और कागारी दोनों ही बराबरी पर है। युद्ध शक्ति और कैथा सिर्फ अपनी चीजें कर रहा है क्योंकि वह उत्साहित है कि उसने आखिरकार अपना सूट 1% तक बढ़ा लिया है। फिर काकुरु की ओर मुड़ता है और गर्व से घोषणा करता है कि उसने अंततः अपने शून्य को 1 में बदल दिया है, लेकिन वह समझ नहीं पाती है वह 55 साल की उम्र में भी उसके सामने शेखी क्यों बघा रहा है। होसिनो को अब भी वह मनोरंजक लगता है, लेकिन वह काफका से कहता है कि वह कभी भी ऐसा नहीं करने वाला है। इस दर पर एक अधिकारी बने और अधिकतम वह 3 महीने तक टिकेगा, इससे पहले कि उसे निकाल दिया जाए। और तथ्यों के साथ सीएफआई को मारने के बाद वह सभी से कहता है कि उन्हें परिधि के चारों ओर 10 चक्कर लगाने चाहिए और फिर उस दिन के लिए प्रशिक्षण पूरा हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि चक्कर लगाना उचित है, लेकिन क्योंकि वे शिकायत करते हैं, होसिनो इसे 15 चक्कर बनाता है और उन्हें बताता है। बहुत से नए रंगरूटों ने एक दूसरे के बीच प्रतिद्वंद्विता विकसित कर ली है और हसीनो इसे देखकर खुश है क्योंकि प्रतियोगिता उन्हें पहले से अधिक मजबूत बनने में मदद कर रही है। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद हर कोई स्नान के लिए जाता है और सीफुड प्रशिक्षण के अंत में चक्कर लगाने से थक गया है, लेकिन इयाला और हारू ऊर्जा से भरे हुए लग रहे थे। चूंकि हारू अपनी मांसपेशियों में वृद्धि दिखा रहा है, लेकिन इशिका को नहीं लगता कि यह सब इतना प्रभावशाली है क्योंकि उसके पास भी वही है।
मांसपेशियों की मात्रा सीके को इसमें शामिल होना होगा और युवा लड़कों को दिखाना होगा कि असली आदमी की मांसपेशियां कैसी दिखती है। और हारू वास्तव में प्रभावित हुआ, लेकिन यह लंबे समय तक नहीं चला क्योंकि सीके सांस से बाहर चला गया और इयारू को दिखाता है कि असली आदमी क्या है। पेट ऐसा दिखता है जैसे इरू और इचोला दोनों काफका पर हंसने लगते हैं, लेकिन वह कहता है कि एक बार उनके साथ भी यही होगा। वे 28 वर्ष के हो जाते हैं, इसलिए उन्हें बेहतर तरीके से तैयार रहना चाहिए, लेकिन फिर जब कागरी आती है तो सभी को अपनी जगह पर रखा जाता है और उन्हें दिखाता है कि पीक का भौतिक रूप कैसा दिखता है। वे सभी शर्मिंदगी से स्नान में कूद जाते हैं, लेकिन मूड जल्द ही बदल जाता है। सामान्य बातचीत पर वापस लौटते हुए काफका खुश है, क्योंकि काफी समय से उन्हें इस तरह की बातें करने का मौका नहीं मिला था। लड़की के पक्ष के कोरू और 2 अपेक्षाकृत महत्वहीन अधिकारी चेंजिंग रूम में जाते हैं और वे मीना को वहां पाते हैं। इसलिए वे जाने वाले थे और उसे अपनी बात खत्म करने देना चाहते थे, लेकिन मीना ने कहा कि कोई बात नहीं क्योंकि वह तो वैसे भी जाने वाली थी। चूंकि उन्हें उसकी अनुमति मिल गई है, वे सभी अपने अपने रास्ते चले जाते हैं और कोरू मीना के पीछे पीछे चलता है ताकि वह उसके कपड़े अंदर रख सके। वॉशिंग मशीन में ऐसा करते समय उसने देखा कि मीना के शरीर पर कुछ अच्छी मांसपेशियां हैं, लेकिन इससे उसकी स्थिति का स्पष्टीकरण नहीं होता। वह हास्यास्पद मात्रा में युद्ध शक्ति उत्पन्न करने में सक्षम है, लेकिन उसकी घूरने से मीना का ध्यान आकर्षित हो गया, इसलिए काकरू ने उससे पूछा, सीधे तौर पर इस बारे में कि उसने अपनी मांसपेशियां कैसे प्राप्त की। पुरुष उसे अपने प्रशिक्षण दिनचर्या की मूल बातें दिखाने के लिए सहमत है, क्योंकि वह वैसे भी यहाँ है। और हालांकि कोरो को इसकी उम्मीद नहीं थी, फिर भी वह उन लड़कों के प्रति दयालु व्यवहार के लिए आभारी है जो उन्होंने शुरू किए थे, एक दूसरे से बात करते हुए कि वे रक्षा बल में क्यों शामिल हुए। और इयारू ने सबसे पहले अपने तर्क को समझाया। मीना के शामिल होने का कारण मीना है। जब वह अभी भी मिडिल स्कूल में था, तब उसने उसे काइजू से बचाया था और तब से तो वह हमेशा उसके जैसा बनना चाहता था। दूसरों के भी शामिल होने के ऐसे ही कारण हैं और उन सभी में प्रशंसा शामिल है मीना के लिए। लेकिन जब काफका की बारी आती है तो वह थोड़ा रुक जाता है, लेकिन अंततः उन्हें बताता है कि वह बचपन के दोस्त है। मीना के साथ सभी लड़के उससे ईर्ष्या करते हैं, इसलिए काफका चीजों को बहुत गर्म होने से पहले बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन यह पहले से ही है। इसके लिए बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि वे अब मीना के बचपन के बारे में सब कुछ सुनना चाहते हैं। वे इतने समय तक स्नान में रहते हैं। जब तक कोर बाहर आता है, तब तक वे सभी हीट स्ट्रोक से बेहोश हो चुके होते हैं और ईवा उन्हें होश में लाने की कोशिश में फंस जाती है। अगले दिन प्रशिक्षण हमेशा की तरह जारी रहता है और रंगरूट तथा सभी लोग एक साथ बिताए समय को लेकर घुलने मिलने लगते हैं, लेकिन CF.US दिन के अंत में बाकी सभी की तुलना में अभी भी बेकार है। हर कोई कड़ी मेहनत से थक गया है, लेकिन जब वे काफका अभी भी जाकर अपने आप को सुधारने का प्रयास कर रहा है ताकि उसे रक्षा बल से बाहर निकाल दिया जाए, जबकि हाशिनो अंदर जाता है और KFK को काम करते हुए पाता है। लेकिन जबकि यह एक सराहनीय बात है, सोना भी एक है प्रशिक्षण का महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसलिए वह इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता है। KFK वास्तव में नौकरी से निकाला जाना नहीं चाहता है और हाशिनो यह मानता है, क्योंकि उसने मीना से वादा किया था, लेकिन काफका ने उसे इसके बारे में कभी नहीं बताया। इसलिए वह सोच रहा है कि वह संभवतः कैसे कर सकता है। पता है कि हाशिनो ने स्वीकार किया कि वह उन लोगों की बातचीत सुन रहा था जो स्नान कर रहे थे, लेकिन एक तरफ यह कितना अजीब है कि काफका ने स्वीकार किया कि उसकी प्रेरणा वास्तव में उसके द्वारा किए गए वादे के कारण है, इसलिए उसे ऐसा करने की आवश्यकता है। मीना के पक्ष में खड़े होने के लिए जो भी करना पड़े, हाशिनो इसका अर्थ यह निकालते हैं कि काफका उनका स्थान छीनना चाहता है उप कप्तान के रूप में, और यह वही है जो काफका करने का इरादा रखता है। इसलिए वह होसिनो के जाने से पहले इसे हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करेगा। काफका को यह एहसास दिलाता है कि वह उपकप्तान के रूप में अपना स्थान इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा और CFA को एक और सलाह देता है, टीम में किसी के भी बहुत करीब न जाए, क्योंकि इस काम में किसी की भी कभी भी मौत हो सकती है, खासकर तब जब उन्हें स्क्रीन पर बहुत समय मिल रहा है। तभी अलार्म बेल बजती है, जिसका मतलब है कि कोई आपातकालीन स्थिति होने वाली है। अब होशिनो CFA से जल्दी करने को कहता है, क्योंकि उसके पहले मिशन का समय हो गया है। मीना के तैयार होने के बाद वह वहां पहुंचती है, बैठक कक्ष में जाती है और ओकोजी से वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी देने के लिए कहती है। फिर उसे सूचित किया जाता है कि क्षेत्र नियमित रक्षा बल और लोगों की मदद से घटनास्थल के आसपास के लोगों को सफलतापूर्वक खाली करा लिया गया है।
जीवन को खतरे में डालने वाली आपात स्थिति के बारे में वे जितना सहज होना चाहिए, उससे कहीं अधिक सहज दिखते हैं, क्योंकि इस तरह की घटनाएं अक्सर होती रहती है। वे रक्षा बल से स्थिति रिपोर्ट प्राप्त कर रहे हैं, जैसा कि वे बोल रहे हैं, और काजू के प्रकट होने के बाद से यह ऐसा लगता है कि यह बड़ा हो गया है और प्रजनन चरण में प्रवेश कर गया है, जिसका अर्थ है कि यदि वे जल्दी नहीं करते हैं तो यह 1 टन उगलने वाला है। छोटे काजू के हालांकि इसके चारों ओर पहले से ही टन केजू है, इसलिए इसे साफ करने के लिए बहुत काम करना होगा। यह बात बाहर है, लेकिन सौभाग्य से स्थान यहां से बहुत दूर नहीं है, इसलिए यदि वे नुकसान को कम करना चाहते हैं तो मीना का मानना है कि उनका सबसे अच्छा विकल्प यह है कि बच्चे पैदा करने वाले काइजू को बाहर निकाल दिया जाए, इससे पहले कि उसे और अधिक बनाने का मौका मिले। और जब वह ऐसा कर रही होती है, तो वह चाहती है कि टीम के बाकी सदस्य राजमार्ग के किनारे स्नाइपर स्पॉट स्थापित करें। खेल योजना को कवर करते हुए जितना संभव हो सके उतने छोटे लोगों को बाहर निकालती है, वह सभी को बाहर निकाल देती है और वे सभी आगे बढ़ जाते हैं। युद्ध में अपने ट्रक के पीछे होसिनो टीम से पूछता है कि क्या वे कार्य करने के लिए तैयार है, क्योंकि यह एक है असली कू विनाश मिशन आखिरकार और उन सभी के पास स्थिति पर अपने विचार है। काकुरु एक के लिए नहीं रोक सकता, यह सोचकर कि उसके सामने बैठा बूढ़ा आदमी वास्तव में एक शक्तिशाली काजू है और चूंकि वह उसका बचाव कर रही है, वह आशा करती है कि वह उसे निराश नहीं करेगा, लेकिन यह थोड़ा ज्यादा मांगना है, क्योंकि सीएफए पहले से ही बीमार है और उल्टी कर रहा है। ट्रक के पीछे बैठे सभी लोग एक बहुत ही घिनौनी कार यात्रा के बाद अपने स्टेशन पर पहुंचते हैं और काफका अंततः उन्हें काजू देखने को मिलता है, जिसे उन्हें इस मिशन के लिए नीचे ले जाने की आवश्यकता है। हाशिनो उन्हें बताता है कि क्या है। योजना यह बता रही है कि मीना क्षेत्र के मध्य में विशाल काजू को संभालेगी, लेकिन एक और समस्या है। चूंकि काजू बोलते समय थोड़ा काजू उगल रहा है, इसलिए न्यूबी टीम को काजू को बाहर निकालने का काम सौंपा जाएगा। उन्हें सैकड़ों नए पैदा हुए काजू को पकड़ना है और यह सुनिश्चित करना है कि उनमें से कोई भी इस क्षेत्र से भागने में सफल न हो पाए। यहाँ काम करना अच्छा रहेगा, क्योंकि यह इस बात का एक बड़ा कारक होगा कि नुकसान की भरपाई के लिए पुनर्निर्माण में कितना पैसा खर्च करना होगा और इसे पूरा होने में कितना समय लगेगा। चीजें सामान्य होने पर चूंकि उनके पास सबसे कम अनुभव है, उन्हें सबसे पीछे रखा जाएगा, जिसका अर्थ यह भी है कि अगर वे गड़बड़ करते हैं तो पूरा मिशन खराब हो जाएगा। फिर हाशिनो पूछता है कि क्या किसी के पास उससे पूछने के लिए कोई सवाल है, लेकिन वे सभी चीजों को पूरी तरह से समझते हैं, इसलिए वह उन्हें यह दिखाने का आदेश देता है कि वे युद्ध के मैदान में क्या कर सकते हैं। नियमित रक्षा बल ने ओकोजी को रिपोर्ट दी कि उन्होंने आधिकारिक तौर पर कू साइट से सभी नागरिकों को निकाल लिया है और सभी आसपास के क्षेत्रों में, इसलिए वह प्लाटून को सूचना देती है और साथ ही कमिंग के पहुंचने से पहले 8 मिनट का ईटीए भी बताती है। उसकी तीखी टिप्पणी से यह पता चलता है कि अब उनके लिए बाहर निकलने का समय आ गया है और काफका होसिनो को यह साबित करने के लिए दृढ़ संकल्पित है कि वह कू डिफेंस फोर्स का आधिकारिक सदस्य बनने के लिए जो कुछ चाहिए वह उसके पास है, लेकिन वह जानता है कि उसे अपनी योग्यता दिखाने का दूसरा मौका नहीं मिलेगा। वह इसके बाद क्या कर सकता है, इसलिए वह बेहद घबराया हुआ है, लेकिन वह किसी कारण से अजीब तरह से उत्साहित भी महसूस करता है। तभी उन्हें एक मिलता है। पास में एक छोटे से कू के देखे जाने की रिपोर्ट आती है, इसलिए टीम बाहर निकलती है और छत से कूदकर उससे मुकाबला करती है, लेकिन काफका ऐसा नहीं कर पाता। उनके पास एक ही ताकत है, इसलिए उसे रिवर्स स्पाइडरमैन चढ़ाई करनी है। इस बीच मीना ने उसे बना दिया है निर्दिष्ट स्नाइपिंग स्थान, इसलिए इयोनी नियमित रक्षा बल को विशालकाय काइजू को अपनी ओर आकर्षित करने में मदद करने का निर्देश देती है। रक्षा बल निर्देशानुसार कार्य करता है और काजू का ध्यान आकर्षित करने के प्रयास में उस पर कई मिसाइलें दागता है। यह तब काम करता है जब राक्षस इच्छित स्थान की ओर बढ़ना शुरू कर देता है। इस बीच जमीन पर सीएफट और अन्य किजू के खिलाफ अपनी जमीन पर पकड़ बनाए रखने के लिए तैयार रहें जो उनकी ओर बढ़ रहा है, और हाँ नोट करता है कि वह अजीब तरह से शांत महसूस करता है पूरी बात, और वह इसका श्रेय इस भावना को देता है कि सूट उसे ताकत दे रहा है, इसलिए वह अपने पर आश्वस्त है। इसे संभालने की क्षमता, हालांकि उसकी सूट शक्ति अभी भी केवल 1% पर है, इसलिए वह उस पहले काजू द्वारा मारा जाता है जो उसे मारता है और कचरे के एक थैले में गिर जाता है। काकोर उसे बहुत आगे निकल जाने के लिए डांटती है, जबकि वह उन सभी में सबसे कमजोर है। काफका से यह कहना कि उसे पीछे रहना चाहिए था और पीछे से मदद करनी चाहिए थी, रक्षा बल के पुराने सदस्यों में से एक को परेशान करना है।
उन्हें नए लोगों की देखभाल करनी होगी और गड़बड़ियों से निपटना होगा क्योंकि वह चाहेंगे कि वे बस बैठें और देखें। पेशेवर लोग दूर से काम करते हैं, लेकिन काकोर को उसकी श्रेष्ठता की भावना से ठेस पहुंचती है, इसलिए वह युद्ध में उतर जाती है और कू की पहली लहर को पूरी तरह से नष्ट कर देता है, जिससे तथाकथित पेशेवरों को बहुत परेशानी हो रही थी। उसे यह स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ता है कि काकुर उसे हर तरह से श्रेष्ठ बनाता है और काफका उसे अच्छी तरह से किए गए काम के लिए 2 अंगूठे देता है। वह शर्मा जाती है, क्योंकि उसे अभी भी इस तरह की प्रशंसा प्राप्त करने की आदत नहीं है। इस बीच दूसरी इकाई उनका सामना कर रही है। केजेयू के मालिक और वे 2 के पैरों को बाहर निकालने का प्रबंधन करते हैं, जो फिर यारू को नीचे उतरने और उन्हें खत्म करने की अनुमति देता है। तुरंत अपने प्रभावशाली मार को दिखाने के लिए इचिका की ओर मुड़ता है, लेकिन जैसे ही वह ऐसा करता है, वह देखता है कि इचिका एक बड़े काजू को मार गिराता है। खुद से और वह हैरान है। उसने पूछा कि क्या इचिका ने वास्तव में अकेले ऐसा किया था, तो वह बताता है कि उसने सामान्य को बदल दिया। कुछ फ्रीज राउंड के लिए अपनी बंदूक में बारूद इस तरह से वह काजू को धीमा कर सकता है, जबकि वह लड़ता है और लंबे समय में वह सक्षम होगा। काजू का शिकार करने में और भी बेहतर बनने के लिए वह अभी भी अपनी वर्तमान ताकत से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि वह बनना चाहता है इतना शक्तिशाली कि सीएफसीओ को फिर से किसी खतरे से निपटने के लिए रूपांतरित होने की आवश्यकता नहीं होगी। उसी समय कगारी और इसुमो दोनों अकेले ही किजू के झुंड को रोक रहे हैं, इसलिए अनुभवी रक्षा बल के सदस्य सोच रहे हैं कि क्या हो रहा है इस वर्ष के नए सदस्यों के साथ, क्योंकि वे पहले देखे गए किसी भी सदस्य की तुलना में कहीं अधिक मजबूत है और इससे पुराने सदस्यों का खुद पर से विश्वास उठ रहा है। प्लाटून लीडर नानाशिमा को पता था कि सैनिकों का नया जत्था अच्छा है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा होगा कि वे इतना कुशल और अच्छा दिखने वाला होगा कि भले ही कुछ असाधारण भर्तियां हों, औसत शक्ति उनमें से अधिकांश की संख्या पिछले वर्षों की तुलना में अभी भी बहुत अधिक है और अधिक शक्तिशाली टीम के सदस्य इस पद पर कार्य कर रहे हैं। दूसरों को भी मजबूत बनने के लिए प्रेरित करना ओकोनोगी क्षेत्र को स्कैन करता है और बताता है कि क्षेत्र के सभी कू पराजित हो चुके हैं, इसलिए वह करुगा पल्टन को सलाह देती है कि आला और आरू को अग्रिम पंक्ति में ले जाएं। यह सुनकर कि हर कोई कितना अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, फिर भी उसने इस पूरी प्रक्रिया के दौरान एक भी काम नहीं किया है, इसलिए वह यह सोचकर अटक जाता है कि क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे वह योगदान दे सके। तभी उसे कुछ याद आता है जो पहले कहा गया था कि नहीं। एक को यकीन है कि जब कमजोरियां काजू पर होती है और वह कुछ ऐसा है जिसमें वह मदद कर सकता है, तो वह काइजू को सौंप देता है। लाश और यहां तक कि सिर्फ 1% शक्ति के साथ शरीर को नष्ट करना पहले से ही बहुत आसान है, इसलिए यदि वह रक्षा चाहता है, फोर्स इन सूटों की आपूर्ति तब कर सकता था जब वह अभी भी सफाई का काम करता था। वह काइजू अंगों को काटता है और ऐसा लगता है एक फंबल प्रकार के काइजू के लिए काफी मानक है, लेकिन कोर वहां नहीं है जहां यह आमतौर पर होता है, इसलिए उसे थोड़ा अतिरिक्त खुदाई करनी पड़ती है। जब तक उसे कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण चीज नहीं मिल जाती, तब तक वह तुरंत होसिनो को फोन करता है, जो उसे सूचित करता है उसने इन काजू के मूल का पता लगा लिया है। यह गर्दन के आधार के आसपास स्थित है, लेकिन उसके पास कुछ और भी है। रिपोर्ट के अनुसार छोटे किजू में भी शिशु थैलियां होती है, इसलिए यदि वे उन्हें नष्ट नहीं करते हैं, तो लाशें अंततः नष्ट हो जाएंगी। और भी अधिक उत्पादन करे। काइजू हाशिनो काफका के काम से प्रभावित है और ओकोजी को जानकारी को रिले करने के लिए कहता है। काफका की टीम के बाकी सदस्य खुश है कि वह रक्षा बल के लिए मददगार साबित हो पाए, लेकिन यह समय उनके लिए मददगार साबित होने का नहीं है। आराम करते हुए वह और अधिक मदद करने का फैसला करता है और पराजित के सभी प्रजन अंगों को निष्क्रिय करना शुरू कर देता है। काइजू जब सीएफसीओ के रूप में अधिक काजू अंडे को नष्ट करने के लिए अपने रास्ते पर था, तो उसने अपने पीछे एक चमकती हुई रोशनी देखी और ऐसा लगता है मीना की पलटन अंतः विशालकाय काजू से लड़ने के लिए तैयार है, इसलिए वे वायुसेना से क्षेत्र को खाली करने के लिए कहते हैं। रक्षा बल द्वारा काज के पैरों पर गोली चलाने के तुरंत बाद मित्रतापूर्ण फायर से बचे ताकि वह दूर न जा सके, और जब यह अपनी जगह पर अटका हुआ था, मीना ने एकदम सही शॉट लगाया क्योंकि इसमें कोई रुकावट नहीं थी। एओआई ने इसके लिए पूरी तरह से मंजूरी दे दी मीना को फायर करने के लिए, और जैसे ही वह ऐसा करती है, एक हरे रंग का विस्फोट काजू की ओर तेजी से भेजा जाता है और सीधे उसके शरीर को चीरता हुआ काफका तक पहुंचता है। मीना द्वारा प्रदर्शित की जा सकने वाली शक्ति के स्तर से आश्चर्यचकित है, लेकिन काइजू कोर अभी भी बरकरार है, इसलिए मीना चैम्बर का विकल्प चुनती है और पूरी तरह से खत्म करने के लिए एक और राउंड फायर करे। दूसरी गोली फायर की जाती है और काइजू का सिर उड़ जाता है, जिससे वह गिर जाता है जमीन पर, लेकिन मीना सिर्फ एक डबल टैप से संतुष्ट नहीं है, इसलिए वह एक और राउंड चैम्बर करती है और फायर करने के लिए तैयार हो जाती है। कू फिर से, और इस बार यह निश्चित रूप से मर चुका है, लेकिन फिर भी मीना संतुष्ट नहीं है
और चेम्बर्स एक और दौर, जो ओकाजी को मंजूर नहीं है क्योंकि कू स्पष्ट रूप से मर चुका है और उन गोलियों की कीमत वार्षिक बजट का 10% है, लेकिन मीना फिर से गोली चलाने पर जोर देता है, इसलिए इयोनी सब साफ कर देती है और गोली जमीन पर दाग दी जाती है। हाशिनो काफ्का के पास जाता है और पूछता है कि क्या वह मीना के साथ खड़े होने की कोशिश छोड़ने पर विचार करने के लिए तैयार है, क्योंकि ऐसा करने का मतलब होगा कि वह काफ्का पूछते हैं कि क्या होशिनो ऐसा कुछ करने में सक्षम है, लेकिन ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे वह कभी भी ऐसा कुछ कर सके। जब बात लंबे समय की आती है तो उसकी युद्ध शक्ति उतनी अच्छी नहीं है। रेंज अटैक ओमा विशाल काजू को बाहर निकालने में उससे बहुत बेहतर है, लेकिन जब मध्यम आकार के काजू की बात आती है तो हाशिनो एक है। उन्हें संभालने में थोड़ा बेहतर है। जब वह अभी भी बात कर रहा था तो उस पर चुपके से हमला किया, लेकिन इसने उसे एकदम सही दिया अपने कौशल को प्रदर्शित करने का अवसर, क्योंकि ऐसा लगता है कि वह बस अपनी तलवारों को छूता है, लेकिन एक पल में वह पासा पलटने में सक्षम था। किजू को बिना पीछे मुड़े ही वह समझा देता है कि उसका परिवार किजू शिकारियों का एक कबीला है जिसे जोड़ा गया है। सदियों से होसिनो को कप्तान और उप कप्तान से लड़ने के लिए कटाना के इस्तेमाल में प्रशिक्षित किया जाता रहा है। डिवीजन का सबसे मजबूत सदस्य, इसलिए उन्हें ऐसे हथियार मिलते हैं जो उनकी पसंदीदा लड़ाई शैली के अनुरूप होते हैं। मन अभी तक आग लगाता है काजू पर एक और प्रहार, और इस बार वह अपने काम से संतुष्ट है, इसलिए होसो ने काफ्का से कहा कि उन्हें पीछे हटना होगा क्योंकि असली शो शुरू होने वाला है। काफ्का को समझ में नहीं आता कि उसका क्या मतलब है, क्योंकि किजू स्पष्ट रूप से ले लिया गया है, पहले से ही नीचे है। लेकिन असली मुद्दा काइजू नहीं था, बल्कि हजारों बीजाणु थे जो आवास में थे, और अब यह है मारे गए सभी छोटे काजू झुंड में बाहर आने वाले हैं। हाशिनो सभी को बताता है कि एक बार वे सभी छोटे बच्चों से निपटने के बाद वे सभी घर जा सकते हैं और अच्छा नाश्ता कर सकते हैं। इसुमो शिकायत करते हैं कि काम आसान है, कहा गया काम नहीं किया गया, और अनुभवी इसे कमजोरी के संकेत के रूप में लेते हैं, इसलिए वे कागारी और इसुमो और सभी कामों का मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। अन्य लोगों के चले जाने के बाद नए रंगरूटों के सामने अपनी गरिमा को पुनः प्राप्त करने के लिए एक साथ मिलकर नानाशिमा का आगमन होता है। यूमो और कागारी से कहता है कि अपने पहले मिशन के बाद थक जाना ठीक है, इसलिए यदि वे चाहे तो वे थक सकते हैं। वे दोनों एक ब्रेक लेने के लिए स्वतंत्र है और अनुभवी बाकी काम संभालेंगे, लेकिन उनमें से कोई भी इस विचार से सहमत नहीं है, इसलिए वे दोनों विनाश के अंतिम भाग में मदद करने के लिए जल्दी से निकल जाओ। साथ ही साथ एनी नए के महत्वपूर्ण हिस्सों के बारे में थोड़ा चिंतित है। भर्ती, क्योंकि वे सभी थक गए हैं और मुश्किल से पकड़ रहे हैं, लेकिन होसो पहले से ही उम्मीद कर रहा है क्योंकि यह एक है। यह काफी बड़ा मिशन है, लेकिन अगर वे इस चुनौती से पार पा लेते हैं तो यह उन्हें अगले स्तर पर ले जाएगा। अधिकांश अधिकारी केवल 20 या 30 की लड़ाकू शक्ति ही प्राप्त कर पाते हैं, लेकिन जो लोग इसे तोड़कर और अधिक ऊपर जाने में सफल होते हैं वे सबसे अधिक कुशल होते हैं, जो अभी कप्तान के रूप में समाप्त होते हैं। टीम में एकमात्र व्यक्ति जो ऐसा करने में सक्षम है वह काकुरु है, लेकिन होसो की आंखें हैं चकला पर, क्योंकि उनका मानना है कि वह विकास के समान स्तर को प्राप्त करने में सक्षम होंगे। यारू इस बात से निराश हो रहे हैं कि कैसे इचिकावा उससे बहुत आगे निकल रहा है। भले ही उसने स्कूल में इस नौकरी के लिए बहुत समय बिताया हो, लेकिन उसका भावनाओं को प्रतीक्षा करनी होगी, क्योंकि उन्होंने इस क्षेत्र के सभी काइजू को बाहर निकाल दिया है और उन्हें समूह के बाकी सदस्यों के पास लौटने की आवश्यकता है, क्योंकि वे भाग रहे हैं। वे एक काजू शव के ऊपर खड़े एक व्यक्ति को देखते हैं। यह व्यक्ति इस बारे में बात कर रहा है कि वह सभी कैसे गुजरा। काजू में प्रजनन अंगों को लगाने की परेशानी, फिर भी रक्षा बल अभी भी इसे रोकने में कामयाब रहे, और यही वह समय था जब उन्होंने एहसास है कि यह एक साधारण व्यक्ति नहीं है। आदमी उठता है और इयारू पर अपनी उंगली दिखाता है और यह अच्छा नहीं लगता है। सोआ ने इयारू को रास्ते से हटने के लिए चिल्लाया, लेकिन वह बहुत धीमा था, इसलिए उसे सीने में गोली लग गई। सौभाग्य से वह हमले में अपना दिल खोने से बच गया, लेकिन रक्तस्राव अभी भी उसके स्वास्थ्य के लिए बहुत बुरा है। इसिका उसे शांत करने की कोशिश करती है ताकि वह अपने सूट का उपयोग रक्तस्राव को रोकने के लिए कर सके। अब तक उन्हें एहसास हो गया था कि यह चीज एक होनी चाहिए। काइजू भी है, लेकिन काफ्का के अलावा केवल एक मानव जैसा काइजू है, और वह काजू नंबर 9 है जिसे वे दोनों पहचानते हैं। यह वह है जिसने परीक्षा के दौरान हमला किया था, और यह चीज काकुरो को वास्तव में आसानी से हराने में सक्षम थी, इसलिए उन्हें इसकी आवश्यकता है। सावधान नंबर 9 अपने असफल प्रत्यारोपण से निराश होने की बात कर रहा है, लेकिन वह छोड़ना नहीं चाहता। यहाँ खाली हाथ, या तो वह कम से कम एक रक्षा बल अधिकारी इचिकावा और आरू का एक जीवित नमूना लेने का फैसला करता है। यह सुनकर दोनों घबरा जाते हैं, लेकिन उन्हें अभी भी अपना धैर्य बनाए रखने की जरूरत है,
इसलिए इचिका प्लाटून को बुलाने की कोशिश करती है। नेता को स्थिति की जानकारी देने के लिए कहा ताकि वे वापस आ सके। हालांकि प्रसारण विफल हो जाता है क्योंकि नंबर 9 एक इंसान के तौर पर उसके पास यह समझने के लिए काफी समय था कि रेडियो सिग्नल कैसे काम करते हैं। इसलिए उसने इस जगह के चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र बनाया जहां कोई सिग्नल नहीं था। इस तरह से भेजा या प्राप्त किया जा सकता है। वह रक्षा बल से छिपा रह सकता है क्योंकि वे उसकी ऊर्जा को नहीं उठा पाएंगे। हस्ताक्षर और इसमें किसी भी आउटगोइंग संकट कॉल को रोकने का अतिरिक्त लाभ है। वह इस बार अपनी उंगली इचाका पर उठाता है उस पर हमला करने के लिए, और भले ही वह जानता था कि क्या आ रहा था, इचिका अभी भी उंगली की गोलियों को पूरी तरह से चकमा देने में असमर्थ था। इसलिए यह अक्षम हो जाता है। नंबर 9 थोड़ा उलझन में है क्योंकि भले ही उसने इचा को मारा था, लेकिन वह सभी महत्वपूर्ण से चूक गया। वह जिन अंगों को निशाना बना रहा था, उससे उसे यह एहसास हुआ कि इचिका को किसी तरह वापस आते हमलों को देखने में सक्षम होना चाहिए। काफ्का और इचिका ने एओरू और उस डिनर से मुलाकात की जिसे वह नंबर 9 के साथ हुई मुठभेड़ के बारे में बताना चाहती थी। यदि वे कभी इसमें भागते हैं तो वह उंगली की गोलियों का उपयोग कर रहा था, जो पहली बार में जादू की तरह लग सकता है। लेकिन अगर आप बारीकी से देखते हैं, उसकी उंगलियों पर ध्यान दें, आप यह पता लगाने में सक्षम होंगे कि वह कब गोली चलाने वाला है। और एक बार इचिकावा को इसकी आदत हो जाए, वह अंततः गोलियों को पूरी तरह से चकमा देने में सक्षम है। हारू को आश्चर्य हुआ कि आईओए वास्तव में इतनी जल्दी चकमा देने में सक्षम था। हमला और समय के साथ वह इचिका को खरीदने में सक्षम था। नंबर 9 पर आग लौटाता है ताकि इयारू भाग सके। इयारू नहीं करता है। उसे इयाला द्वारा संरक्षित करने का विचार पसंद है, लेकिन जैसी स्थिति है, वह ज्यादा उपयोगी नहीं होने जा रहा है। इस लड़ाई के रूप में वह लगभग उसे बचाने के बाद फिर से थप्पड़ मारा जाता है। इचिका एक बार फिर से उसे जाने के लिए विनती करती है और यह समय के साथ इयारू समझ जाता है कि स्थिति कितनी खराब है। इसलिए वह सुनता है और भागना शुरू कर देता है। इचिका शायद बहादुर है अकेले नंबर 9 के खिलाफ खड़े होने के लिए, लेकिन वह जानता है कि किकोरू के पास इस चीज के खिलाफ एक मौका नहीं था, इसलिए वहां है। किसी भी हालत में वह जीत नहीं पाएगा। फिर भी उसके खिलाफ बाधाओं के बावजूद इचिका एक बनना चाहता है। वह अधिकारी जो अपने दोस्तों को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने में सक्षम है, जैसे काफ्का ने उसके लिए किया था। इसलिए वह अपने दोस्तों को बचाने के प्रयास में आगे बढ़ता है। इयारू को यहां से जीवित बाहर निकलने के लिए पर्याप्त समय खरीदे, जबकि वह ऐसा कर रहा है कि आरू पीछे हट रहा है और समझौता कर रहा है। इस तथ्य के साथ कि एओए अभी की तुलना में बहुत अधिक मजबूत है, वह इसे स्वीकार नहीं करना चाहता है, लेकिन वह एक दीवार से टकराया। हाल ही में अपने प्रशिक्षण के बारे में हाशिनो ने सभी को बताया कि अधिकांश अधिकारी 20 या उससे अधिक की आयु प्राप्त करने के बाद अपनी शक्ति में स्थिर हो जाते हैं। 30% लड़ाकू क्षमता। हालांकि उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि हर किसी में इस बाधा को दूर करने की क्षमता है। जब तक वे आवश्यक प्रयास करते रहे, यारोव पिछले 2 सप्ताह से 20% पर अटका हुआ था। फिर भी उसके बावजूद प्रेरणा मजबूत होते रहने के लिए वह अभी भी इचिकावा से इतनी आसानी से आगे निकल गया था, और वह इसके लिए खुद से नफरत करता है। इचाक का अभी भी नंबर 9 को दूर रखने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन 9 सभी शॉट्स को चकमा देता है और इंच दूर दिखाई देता है। इचिकावा से सिर्फ उसे ताना मारने के लिए इचिकावा के पास 9 के बारे में कुछ जानकारी हो सकती है, लेकिन उसके बारे में अभी भी बहुत कुछ है जो वह नहीं जानता, पता नहीं है। और 9 इसका पूरा फायदा उठाने जा रहा है, क्योंकि नई उंगली की गोलियां चलाई जाती है। एक बादल उठता है। ऐसा लगता है कि आवा का अंत हो गया है, लेकिन सौभाग्य से एक और समय पर वापस आ गया और उसे बचा लिया। उसे अब दुख हो रहा है। अपने लिए और बचाए जाने के लिए वह अपना मन बना लेता है कि वह इस समय इचाल को बचाने जा रहा है। हालांकि उसके पास है अभी भी उसकी छाती में एक छेद है, इसलिए वह इसे ज्यादा नहीं कर सकता। इचिका समझ नहीं पाती है कि इयारू यहां वापस क्यों आएगा, और खुद को खतरे में डाल दिया। लेकिन अगर उसने ऐसा नहीं किया होता तो इचिका अब तक मर चुकी होती। नंबर 9 के अलावा उल्लेख है कि उसका अवरोध उसकी अनुमति के बिना किसी भी चीज को बाहर जाने से रोकता है, इसलिए कोई भी रास्ता नहीं है जिससे वह यहां से बाहर निकल सके। सबसे पहले उनके पास एकमात्र विकल्प बचा है कि वे एक साथ खड़े हों और नंबर 9 को नीचे ले जाने की कोशिश करें। हालांकि अरु नहीं है।
वह अपनी वर्तमान चोट के साथ बहुत मदद करने में सक्षम होने जा रहा है, इसलिए वह कहता है कि वह ईला के लिए एक उद्घाटन बनाने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेगा। और जब वह ऐसा करता है, तो इचा को नौ को जितना हो सके उतना जोर से मारना चाहिए क्योंकि वे दोनों सहमत है, इसलिए इसोआ आगे बढ़ता है। इयार्यू नीचे उतरता है और उसके लिए कवर फायर प्रदान करता है। बुलेट फायर विशेष कंडक्टर संस्करण है, इसलिए वे अच्छी तरह से काम करते हैं। नौ को नियंत्रित करे, लेकिन चूंकि नौ इयार्यू को एक कष्टप्रद समस्या के रूप में पहचानता है, जिससे निपटने के लिए वह पहले उसे निशाना बनाता है, एक हार नहीं था। वह चकमा देने के लिए उठने में सक्षम है, लेकिन थोड़े अतिरिक्त फोकस के साथ वह यह बताने में सक्षम है कि हमला कब होने वाला है, इसलिए उसने नौ के रहते हुए भी चकमा देना सीख लिया है। अभी भी इस बात को लेकर असमंजस में है कि उसकी गोली क्यों चूक गई। इयार्यू कंडक्टर की गोलियों से उसके पैर में वार करने में कामयाब रहा और वह आईओए को स्थिति में आने और अपने सूट के अधिकतम आउटपुट को उजागर करने के लिए एकदम सही अवसर प्रदान करता है। फिर वह आगे बढ़ता है। वह अपनी पूरी मैगजीन 9 टुकड़ों में खाली कर देता है, लेकिन जब धूल जम जाती है, तो यह देखकर भयभीत हो जाता है कि उनमें से एक भी नहीं है। गोलियों ने वास्तव में 9 को जोड़ने में कामयाबी हासिल की और खुद को बचाने के लिए लाशों की एक दीवार बनाई और अब मैक कॉलवे बाहर है। गोलियों की बौछार के बीच वह कुछ भी नहीं कर सकता था जिससे उसे अपनी उंगली की गोलियों से स्विस चीज में बदलने से रोका जा सके। बैरियर के बाहर हाशिनों को अभी सूचित किया गया है कि इयारू और इचिका के साथ भी संचार टूट गया है। चूंकि उनके महत्वपूर्ण संकेतों के लिए सभी संकेत है, इसलिए चिंता का कारण हो सकता है। काफ्का ने रिपोर्ट सुनी और अजीब के साथ युग्मित किया। यहाँ कू का व्यवहार उसे और कोरू को एहसास हुआ कि सभी गोलियों के बाद कू नंबर 9 यहीं कहीं होना चाहिए। चोआ को चोट लगी है और उसका पूरा शरीर दर्द से जल रहा है, लेकिन वह अभी भी होश में रहने और स्वस्थ रहने की पूरी कोशिश कर रहा है। लड़ाई नंबर 9 आश्चर्यचकित है कि आला अभी भी सभी नुकसान के बाद चलने में सक्षम है, लेकिन चूंकि वह एक जीवित परीक्षण विषय चाहता है, वह उसे सीधे मारना नहीं चाहता है। वह आका को अक्षम करने के अन्य तरीकों की कोशिश करने वाला है, लेकिन हर 9 को अपने दोस्त को और अधिक नुकसान पहुंचाने से मना कर देता है और उस पर कई गोलियां चलाता है। हालांकि 9 अब देख चुका है कि बंदूक एक बार 9 बस आसानी से सभी गोलियों को विक्षेपित कर सकते हैं, और वह एक हारू को बाहर निकालने के बाद वह वापस आईसीएच का के पास चला जाता है, यह पता लगाने के लिए कि उसे आगे बढ़ने से रोकने के लिए कितना नुकसान उठाना पड़ता है। यू को अपने दोस्त को उसके सामने चोट लगते देखना पसंद नहीं है और वह इसे स्वीकार नहीं करना चाहता है, लेकिन इचिकावा उससे अधिक प्रतिभाशाली है, इसलिए जब वह अपनी बंदूक के लिए पहुंचता है, तो वह उसे मरने से मना कर देता है। यहाँ पर हालांकि उसके पास गोला बारूद नहीं है, इसलिए वह इचिकावा को बचाने के लिए वास्तव में कुछ नहीं कर सकता है। यारू उम्मीद खो देता है और स्वीकार करता है कि वह यहाँ मरने जा रहा है, लेकिन वह चाहता है कि इचिका किसी तरह बच जाए। 9 उसका ध्यान यारू की ओर निर्देशित करता है और चूंकि वह पहले से ही इचिका को हिलने से रोकने में कामयाब रहा है, उसे अब यारू की जरूरत नहीं है और वह अपनी उंगली को खत्म करने के लिए इशारा करता है। उसे दूर भगाने के लिए काफ्का ने आखिरी क्षण में उसके पीछे झांका और 9 के सिर को उसके शरीर से दूर धकेल दिया। इशिकावा के पास घुटने टेकता है और देर से आने के लिए उससे माफी मांगता है, लेकिन इशिकावा खुद को इतना दोषी मानता है। पहले स्थान पर कमजोर वह वास्तव में अपने दम पर इस मामले को संभालना चाहता था ताकि सीएफसीओ को बदलने के लिए मजबूर न किया जाए, लेकिन चीजें उस तरह से नहीं हुईं जैसा वह चाहता था। यार पहले से ही घबरा गया था क्योंकि उसके दृष्टिकोण से दूसरा शक्तिशाली काजू अभी आया है, लेकिन वह अभी भी इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता है। यह पता चला है कि नंबर 9 एल होने के बाद भी रहने में सक्षम है। सिर काट दिया जाता है ताकि वह अपना सिर वापस उठा सके। काफ्का इचिकावा को नीचे गिरा देता है क्योंकि वह जानता है कि चीजें हिंसक होने वाली है। इचिका नहीं चाहती कि काफ्का खुद को किसी मुसीबत में डाले, लेकिन काफ्का कहता है कि यह ठीक है और इचिका को सिर्फ अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, अपने घाव को सूत से सील करवाना ताकि खून न बहे, और ऐसा करते समय काफ्का को निपटना होगा। 9 एक बार जब 9 ने अपना सिर अपने कंधों पर रख लिया तो वह क्रोधित नहीं हुआ, लेकिन उसने पूछा कि काफ्का ने उस पर अचानक हमला क्यों किया। जब वे दोनों की जू है, फिर भी उसे पता चलता है कि काफ्का वास्तव में शक्तिशाली है, इसलिए वह उसकी लाश अपने लिए लेना चाहता है। यही कारण है कि वह एक शॉटम फायर करता है। यह इचिकावा जितना नुकसान नहीं करता है, इसलिए 9 ने कदम बढ़ाने का फैसला किया। एक पायदान की बात, अगर वह इस तरह के कैलिबर के कुआं को नीचे ले जाना चाहता है, तो 9 बड़े पैमाने पर कई शरीर की गोलियां निकालता है। पैमाने ताकि वह उन्हें काफ्का पर गोली मार सके, लेकिन काफ्का इस तथ्य से अधिक क्रोधित है कि 9 ने इचक कोटा और आरू के नरम मानव शरीर को इन गोलियों के साथ, इस समय वह कल्पना कर सकता है कि उन्हें कितना दर्द और पीड़ा हुई होगी। अब तक के माध्यम से तो वह 9 से उसके किए की सजा लेने जा रहा है। 9 ने काफ्का पर अपनी गोलियां चलाना शुरू कर दिया, लेकिन वह बस वही खड़ा रहता है और चोट लगने से ठीक पहले वह एक ऐसा शॉकवेव छोड़ता है
जो उसके तुरंत बाद उन सभी को अवरुद्ध कर देता है। 9 के सामने फ्लैश कदम बढ़ाता है और उसके शरीर पर मुक्कों की बौछार करता है, साथ ही 9 की स्थिति को भी पुनर्व्यवस्थित करता है। डेंटल स्ट्रक्चर 9 खुद का बचाव करने की कोशिश करता है, लेकिन वह जो भी कोशिश कर रहा है, वह काफका के खिलाफ कोई अच्छा काम नहीं कर रहा है। लगातार हमले के बाद वह निर्णय लेता है कि सबसे अच्छा उपाय पीछे हटना है, हालांकि काफका उसे भागने नहीं दे रहा है। जैसे ही वह अपने अंतिम मुक्के के लिए खुद को तैयार करता है, आदमी को एहसास होता है कि वह इस बिंदु पर फंस गया है और मुक्का लगने के बाद 4 सिटी ब्लॉकों में वह विकृत, विखंडित अवस्था में पड़ा है और उसका मूल पूरी तरह से उजागर हो गया है। काफका उसे पकड़ लेता है। वह उसे हमेशा के लिए खत्म करने के लिए उसके कोर को तोड़ने वाला है, लेकिन तभी रक्षा बल के कुछ सैनिक वहां आ जाते हैं। उसे और रिपोर्ट करें कि उन्होंने एक मानव कायु का सामना किया है। इस बीच काकुरु उनमें से एक को नीचे ले जाने के लिए संघर्ष कर रहा है। पहले से बची हुई केनु चूंकि उसकी बंदूक इतनी शक्तिशाली नहीं है कि वह उसे नुकसान पहुंचा सके, इसलिए वह मामले को अपने हाथों में ले लेती है और पास में पड़े एक चिन्ह को हथियार के रूप में इस्तेमाल करने के लिए उठाती है और इसके साथ वह काजू को 2 हिस्सों में विभाजित कर देती है। अब उसका काम पूरा हो गया है। वह सोचती है कि सीके पहले कहाँ गया होगा। जब उन्हें पता चला कि आरू और इचोला लापता हो गए हैं, तो कत्का ने जाने का फैसला किया। उन्हें ढूंढो, लेकिन काकुरो ने सवाल किया कि वह ऐसा कैसे कर सकता है जब उनके पास उनसे संवाद करने का कोई तरीका नहीं था। काका उन्होंने बताया कि जब तक उन पर हुनो काजू द्वारा हमला किया जा रहा है, तब तक आपको उनके स्थान का पता लग जाना चाहिए। फिर वह रूपांतरित हो गया और दूर कूद गया, लेकिन भले ही उसका इरादा इचिकावा को बचाने का था, लेकिन बीच में रूपांतरित हो गया। एक सक्रिय रक्षा बल युद्ध क्षेत्र बेहद जोखिम भरा है। मानव रूपी कू की रिपोर्ट होसिनो तक पहुंचती है, इसलिए वह आगे बढ़ना शुरू कर देता है। सहायता प्रदान करने और काफका के साथ वापस आने के लिए वह अधिकारियों द्वारा विचलित हो गया था, इसलिए नंबर 9 पुनर्जीवित करने में सक्षम था। अपने शरीर और आसन मौत से बचने के लिए वह कहता है कि उसने पता लगा लिया है कि काफका का शरीर कैसे काम करता है, इसलिए अगली बार वह ऐसा करने में सक्षम होना चाहिए। उसे मार डालो। के अगली बार ऐसा होने से मना कर देता है, इसलिए वह 9 का पीछा करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन 9 डिफेंस पर गोलियां चलाता है। 9 बल अधिकारियों को तो काफका वापस जाने के लिए और उन्हें 9 का बचाव करने के लिए मजबूर किया जाता है, तो खुद को विघटित करने के लिए अवसर का उपयोग करता है। भाग जाओ, जो कि कुछ ऐसा है जो मुझे लगता है कि वह बस कर सकता है, और चूंकि 9 भाग गया है, काफका सोचता है कि अब एक अच्छा होगा। उसके जाने का समय भी आ गया है। वह ध्यान भटकाने के लिए जमीन पर मुक्का मारता है और फिर बचने के लिए हवा में छलांग लगा देता है। जबकि वह निराश है कि वह 9 को मारने में कामयाब नहीं हुआ, उसने कम से कम इचिकावा और आरू को मरने से बचा लिया, इसलिए वह जो हासिल कर चुका है उससे खुश है। ठीक उसी समय जब वह सोचता है कि वह सुरक्षित है, उपकप्तान होशा उसके पीछे प्रकट होता है। उसे विश्वास है काफका ही वह व्यक्ति है जिसने इचिकावा और आरू को घायल किया था, इसलिए वह इस समय बहुत नाराज है और काफका पर अपना गुस्सा निकालने की योजना बना रहा है। पलक झपकते ही होसी उसके ठीक सामने आ जाता है और लगभग काफका का सिर काट देता है, जिससे काफका को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ता है। जब वह और अधिक हमले करने की कोशिश करता है, तो काफका को याद आता है कि होस ने उससे कहा था कि जब वह अधिक हमले करने की कोशिश करता है, तो वह विशेष रूप से कुशल होता है। छोटे काजू को नीचे उतारने की बात आती है, तो ऐसा लगता है कि वह मजाक नहीं कर रहा था। के ने होसा को केवल तब देखा है जब वह मुस्कुरा रहा था, लेकिन जब वह गंभीर होता है, तो वह पूरी तरह से अलग व्यक्ति होता है, क्योंकि होसा गली से बाहर निकलता है और वह हटाने की अनुमति मांगता है। अपने सूट पर लिमिटर लगाता है और अपनी पूरी लड़ाकू शक्ति 92 का इस्तेमाल करता है, जिसका पूरा इरादा कुजू नंबर 8 काफका को मारने का है।